31.1 परिचय। इकाई 29 में आपने SPSS के बारे में सीखा। अब यूनिट 31 में आप सीखेंगे कि SPSS द्वारा बनाई गई तालिकाओं को अपनी रिपोर्ट के लिए आवश्यक चीजों के अनुरूप कैसे बदलें या समायोजित करें। आप यह भी सीखेंगे कि अपनी रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए चार्ट कैसे बनाएं और बदलें। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि परिवर्तित तालिकाओं और चार्टों को MS वर्ड दस्तावेज में कैसे कॉपी किया जाए जहां आपकी मुख्य रिपोर्ट सहेजी गई है। 31.2 SPSS का उपयोग क्यों करें? जब आप SPSS में एक सांख्यिकीय प्रक्रिया करते हैं तो परिणाम व्यूअर नामक विंडो में दिखाई देते हैं। जब आप इन परिणामों को अपनी रिपोर्ट में जोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी और आसानी से एक पेशेवर दिखने वाली रिपोर्ट बनाना चाहें। SPSS के पास गणना और फॉर्मेटिंग के लिए मजबूत उपकरण हैं, जिससे आप क्रॉस-सारणीकरण जैसी अपनी स्वयं की विशेष रिपोर्ट बना सकते हैं। आप फॉन्ट, रंग, शैली, कॉलम और पंक्ति आकार और संरेखण बदलने के लिए टूल का उपयोग कर सकते हैं। स्टाइल शीट में प्रीसेट फॉर्मेटिंग का उपयोग करने से आप प्रत्येक नई रिपोर्ट को दोबारा फॉर्मेट करने से बच सकते हैं। चार्ट, जिन्हें ग्राफ भी कहा जाता है, अक्सर डेटा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। एक चार्ट डेटा के मुख्य भागों का त्वरित दृश्य बोध देता है। SPSS के साथ आप अपने डेटा के लिए चार्ट बना और बदल सकते हैं। आमतौर पर आप अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी अन्य समान प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। आप अपने विश्लेषण का समर्थन करने के लिए SPSS द्वारा बनाई गई तालिकाएं और चार्ट शामिल करते हैं। आप SPSS आउटपुट विंडो से टेबल और चार्ट को आसानी से कॉपी कर सकते हैं और उन्हें नया बनाए बिना वर्ड विंडो में पेस्ट कर सकते हैं। 3.1.3 चार्ट। चार्ट डेटा का एक चित्र है। चार्ट बनाने से पहले याद रखें, शीर्षक बताता है कि चार्ट किस बारे में है, इसलिए चार्ट को एक अच्छा शीर्षक दें। श्रेणी X अक्ष क्षैतिज रेखा पर डेटा दिखाता है। श्रेणियों के उदाहरण दिनांक, नाम, स्थान, समूह आदि हैं। श्रेणियों का नाम देना सुनिश्चित करें और श्रेणी अक्ष को एक अच्छा शीर्षक दें। मान Y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा पर डेटा दिखाता है। लेबल के उदाहरण संख्याएं, मुद्रा मूल्य, प्रतिशत आदि हैं। मूल्यों को स्पष्ट रूप से लेबल करें और मूल्य अक्ष को एक अच्छा शीर्षक दें। किंवदंतियां दिखाती है कि चार्ट क्या दर्शाता है। एक किंवदंती यह समझने में मदद करती है कि कौन सी जानकारी किस समूह से संबंधित है। चार्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम इत्यादि। प्रत्येक विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए जो जानकारी आप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए सही प्रकार का चार्ट चुनें। SPSS के दो मुख्य प्रकार के चार्ट हैं, मानक और इंटरैक्टिव। मानक चार्ट मुख्य ग्राफ मेनू या सांख्यिकीय प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, जबकि इंटरैक्टिव चार्ट इंटरैक्टिव उपमेनू या पिवट तालिकाओं से बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल मानक चार्ट बनाने और बदलने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप किसी भी प्रकार के डेटा के साथ पाई चार्ट बना सकते हैं, नाममात्र, क्रमसूचक, अंतराल या अनुपात। बार चार्ट नाममात्र, क्रमसूचक या अंतराल अनुपात असतत चर डेटा के साथ बनाया जा सकता है। हिस्टोग्राम अंतराल अनुपात निरंतर चर डेटा के लिए है। बहुभुज चार्ट अंतराल अनुपात डेटा के लिए है। मानक चार्ट बनाना। यह इकाई आपको एक सरल पाई चार्ट और फिर एक बार चार्ट बनाना सिखाएगी। पाई चार्ट, आप किसी भी प्रकार के डेटा के लिए पाई चार्ट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। ग्राफ पर जाएं, फिर डेटा संपादक विंडो में मेनू से पाई चुनें। यह पाई चार्ट संवाद बॉक्स खोलता है,
चित्र 31.1 देखें, जहां आप अपना चार्ट सेट कर सकते हैं। चित्र 31.1 पाई चार्ट डायलॉग बॉक्स। यदि आप एक चर के भीतर प्रत्येक श्रेणी में मामलों का सारांश, जैसे संख्या या प्रतिशत, देखना चाहते हैं, तो मामलों के समूहों के लिए सारांश विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप उत्तरदाताओं के लिंग विभाजन को दिखाने के लिए एक पाई चार्ट चाहते हो, जहां चर लिंग में पुरुष और महिला उत्तरदाताओं के लिए श्रेणियां हों। यदि आप पाई चार्ट, कुल, प्रतिशत, औसत, गिनती आदि में विभिन्न चर का सारांश देना चाहते हैं, तो अलग-अलग चर विकल्प का सारांश चुनें। यदि आप पाई चार्ट में केवल व्यक्तिगत मामलों के मूल्य देखना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत मामलों के मूल्य विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए, आप नेलिंग चर के तहत एक मामले में पुरुष उत्तरदाताओं के लिए 25 फीट और दूसरे मामले में महिला उत्तरदाताओं के लिए 30 फीट दर्ज किया होगा। चित्र 31.2 मामलों के समूहों के सारांश के लिए पाई चार्ट की व्याख्या। पाई चार्ट संवाद बॉक्स में उपयुक्त बटन का चयन करने के बाद उस संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए परिभाषित बटन पर क्लिक करें। यह क्रिया स्क्रीन पर परिभाषित पाई मामलों के समूहों के लिए सारांश संवाद बॉक्स लाएगी। डिफ़ॉल्ट रूप से पाई चार्ट का प्रत्येक टुकड़ा मामलों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सुनिश्चित करें कि मामलों का एन बटन चेक किया गया है। यदि यह पहले से जांचा हुआ नहीं है, तो इसे चिह्नित करें। यदि आवश्यक हो, तो आप मामलों की संख्या के स्थान पर मामलों का % बटन भी चिह्नित कर सकते हैं। जिस वेरिएबल को आप पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसे बाएं वेरिएबल बॉक्स से तीर कुंजी का उपयोग करके इसके अनुसार श्रृंखला परिभाषित करें के अंतर्गत बॉक्स में ले जाएं। हमने मामलों के समूहों के लिए सारांश विकल्प का चयन किया है, क्योंकि लिंग उपसमूह पुरुष और महिला लिंग चर के अंतर्गत है। जब आप चार्ट बनाते हैं, तो उनमें आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से गायब मामलों के लिए कोई श्रेणी शामिल नहीं होती है, जैसा कि डेटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग करने पर यूनिट 30 में दिखाया गया है। यदि आप इस श्रेणी को शामिल करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि गायब मान वाले मामलों की संख्या बहुत अधिक न हो। लुप्त मानों को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें परिभाषित करने के लिए विकल्प बटन पर क्लिक करें। यह विकल्प संवाद बॉक्स खोलता है। अनुपलब्ध मानों द्वारा परिभाषित समूहों को प्रदर्शित करें के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करें। अंत में पाई चार्ट तैयार करने के लिए डिफाइन पाई डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें। चिंतन और कार्रवाई 31.1। जब आप SPSS में एक चार्ट बनाते हैं, तो आपको किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? चिंतन और कार्रवाई 31.1 SPSS में बनाए गए चार्ट पर रिपोर्टिंग। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में SPSS में चार्ट के निर्माण की खोज करने और इन चार्ट के आधार पर प्रभावी रिपोर्ट लेखन के लिए मुख्य विचारों को समझने का काम सौंपा गया है। डेटा विजुअलाइजेशन और इसके संचार की जटिलताओं में गहराई से जाना जरूरी है। SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज, डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो डेटा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न चार्टिंग विकल्प प्रदान करता है। हालांकि चार्ट बनाना केवल प्रारंभिक चरण है, इन विजुअलाइजेशन की बाद की रिपोर्टिंग इच्छित दर्शकों तक अंतर्दृष्टि को सटीक रूप से पहुंचाने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रतिबिंब में हम SPSS में चार्ट बनाते समय विचार करने योग्य आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इन चार्टों को रिपोर्ट लेखन में कैसे शामिल किया जाना चाहिए। चार्ट के उद्देश्य को समझना। SPSS में चार्ट बनाने के तकनीकी पहलुओं पर गौर करने से पहले डेटा विजुअलाइजेशन के मूल उद्देश्य को समझना आवश्यक है। चार्ट जटिल डेटा को आकर्षक और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं,
वे डेटा के भीतर पैटर्न, रुझान और संबंधों की पहचान करने, हितधारकों के बीच बेहतर निर्णय लेने और समझ को सुविधाजनक बनाने में सहायता करते हैं। एसपीएसएस में चार्ट बनाने के लिए मुख्य बातें। सही चार्ट प्रकार चुनना। एसपीएसएस विभिन्न प्रकार के चार्ट प्रकार प्रदान करता है, जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट आदि शामिल है। उपयुक्त चार्ट प्रकार का चयन करना महत्वपूर्ण है, जो अंतर्निहित डेटा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है और अनुसंधान उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है। उदाहरण के लिए, श्रेणीबद्ध डेटा को अक्सर बार या पाई चार्ट का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जबकि निरंतर डेटा को हिस्टोग्राम या स्कैटर प्लॉट का उपयोग करके बेहतर ढंग से देखा जाता है। चार्ट तत्वों को अनुकूलित करना। एसपीएसएस शीर्षक, अक्ष लेबल, किंवदंतियों, रंग और फॉन्ट जैसे चार्ट तत्वों के व्यापक अनुकूलन की अनुमति देता है। चार्ट की स्पष्टता और सौंदर्य शास्त्र को बढ़ाने के लिए इन अनुकूलन का उपयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। व्याख्या में सहायता के लिए स्पष्ट और वर्णनात्मक शीर्षक और लेबल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। डेटा सटीकता सुनिश्चित करना। चार्ट बनाने से पहले अंतर्निहित डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना आवश्यक है। डेटा में कोई भी विसंगति या त्रुटि भ्रामक विजुअलाइजेशन को जन्म दे सकती है। अशुद्धियों को कम करने के लिए डेटा की सफाई और सत्यापन प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक संचालित किया जाना चाहिए। गुम डेटा को संभालना। एसपीएसएस चार्ट बनाते समय लापता डेटा बिंदुओं को संभालने के लिए विकल्प प्रदान करता है। डेटा की प्रकृति और विश्लेषण के आधार पर गायब डेटा को अनदेखा किया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है या अलग-अलग श्रेणियों के रूप में दर्शाया जा सकता है। चुना गया दृष्टिकोण उचित होना चाहिए और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। सांख्यिकीय आउटपुट की व्याख्या करना। एसपीएसएस में उत्पन्न चार्ट अक्सर सांख्यिकीय आउटपुट के साथ होते हैं, जिसमें साधन, मानक विचलन, आत्मविश्वास अंतराल आदि जैसे उपाय शामिल होते हैं। डेटा का व्यापक विश्लेषण प्रदान करने के लिए विजुअलाइजेशन के साथ इन सांख्यिकीय संकेतकों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए चार्ट बनाते समय इच्छित दर्शकों की प्राथमिकताओं और पृष्ठभूमि ज्ञान पर विचार करना आवश्यक है। चार्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो दर्शकों को पसंद आए और डेटा द्वारा बताए गए मुख्य संदेशों को समझने में उनकी सुविधा हो। रिपोर्ट लेखन में चार्ट शामिल करना। एसपीएसएस में चार्ट बनाना डेटा विश्लेषण और संचार की प्रक्रिया में पहला कदम है। रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में इन चार्टों का एकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बिंदु रिपोर्ट में चार्ट को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए मुख्य विचारों को रेखांकित करते हैं। प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें। रिपोर्ट में शामिल प्रत्येक चार्ट के साथ प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए जो शोध प्रश्न या उद्देश्य के लिए इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करती हो। इसमें दर्शाए गए चर का संक्षिप्त विवरण, किसी विशेष चार्ट प्रकार को चुनने का औचित्य और कोई भी प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी शामिल हो सकती है। निष्कर्षों की व्याख्या करें। केवल चार्ट शामिल करना अपर्याप्त है। चार्ट में दर्शाए गए निष्कर्षों की व्याख्या और विश्लेषण प्रदान करना आवश्यक है। इसमें रुझानों, आउटलेयर्स, सहसंबंधों या किसी अन्य उल्लेखनीय टिप्पणियों की पहचान करना और उनके निहितार्थों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना शामिल है। पाठ और दृश्य एकीकृत करें। चार्ट अलग-अलग मौजूद नहीं होने चाहिए, बल्कि पाठ्य स्पष्टीकरण और विश्लेषण के साथ सहजता से एकीकृत होने चाहिए। प्रत्येक चार्ट को रिपोर्ट के मुख्य भाग में संदर्भित और चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही पाठ विजुअलाइजेशन से प्राप्त अंतर्दृष्टि को पूरक और विस्तृत करना चाहिए। मुख्य निष्कर्षों पर जोर दें। डेटा के सबसे प्रमुख पहलुओं पर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए चार्ट से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों और अंतर्दृष्टि को हाईलाइट करें। इसे चार्ट के साथ एनोटेशन,
कॉलआउट या सारांश कथन के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्टता और पठनीयता सुनिश्चित करें। चार्ट को पठनीयता और समझ पर ध्यान देते हुए स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित या अत्यधिक जटिल दृश्यों से बचें जो डेटा द्वारा संप्रेषित संदेश को अस्पष्ट कर सकते हैं। स्पष्टता बढ़ाने के लिए उचित लेबलिंग और फॉर्मेटिंग का उपयोग करें। पर्याप्त सहायक विश्लेषण प्रदान करें। चार्ट की व्याख्या करने के अलावा सहायक विश्लेषण प्रदान करें जो व्यापक शोध ढांचे के भीतर निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाता है। निष्कर्षों के निहितार्थ, संभावित सीमाओं और आगे की जांच के तरीकों पर चर्चा करें। रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का पालन करें। संस्थान या जर्नल द्वारा निर्धारित किसी भी प्रारूपण या रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का पालन करें। इसमें चार्ट आकार, प्लेसमेंट, उद्धरण प्रारूप आदि के संबंध में विशिष्टताएं शामिल हो सकती हैं। रिपोर्टिंग शैली में स्थिरता रिपोर्ट की व्यावसायिकता और सुसंगतता को बढ़ाती है। निष्कर्ष में SPSS में चार्ट बनाना डेटा विश्लेषण का एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन इन चार्टों को रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से एकीकृत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विचारों का पालन करके कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि चार्ट केवल सजावटी तत्व नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि व्यक्त करने और हितधारकों के बीच समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करते हैं। चार्ट प्रकारों का विचारशील चयन, सावधानीपूर्वक अनुकूलन और स्पष्ट व्याख्या जानकारीपूर्ण और प्रभावशाली रिपोर्ट तैयार करने की कुंजी है। चिंतन और कार्रवाई 31.1 भारत में लिंग वितरण पर पाई चार्ट बनाने के संदर्भ में पाई चार्ट बनाने में शामिल चरणों पर चर्चा करें। शीर्षक: भारत में लिंग वितरण पर एक पाई चार्ट बनाना, एक व्यापक मार्गदर्शिका। परिचय: पाई चार्ट शक्तिशाली दृश्य उपकरण हैं, जिनका उपयोग डेटा को संक्षिप्त और आसानी से समझने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। भारत में लिंग वितरण के विश्लेषण के संदर्भ में एक पाई चार्ट जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को प्रभावी ढंग से चित्रित कर सकता है। इस प्रतिबिंब में हम डेटा सटीकता, प्रतिनिधित्व स्पष्टता और व्याख्या प्रभावशीलता पर विचार करते हुए इस उद्देश्य के लिए पाई चार्ट बनाने की चरण दर चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। चरण 1: डेटा संग्रह और विश्लेषण। भारत में लिंग वितरण पर पाई चार्ट बनाने में पहला कदम जनगणना रिपोर्ट, सरकारी डेटाबेस या प्रतिष्ठित सर्वेक्षण जैसे विश्वसनीय स्रोतों से प्रासंगिक डेटा इकट्ठा करना है। सुनिश्चित करें कि डेटा अद्यतित है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय वितरण का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। एक बार डेटा एकत्र हो जाने के बाद कुल जनसंख्या और पुरुषों और महिलाओं के संबंधित अनुपात को निर्धारित करने के लिए इसका विश्लेषण करें। यह विश्लेषण लिंग वितरण प्रवृत्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और आयु समूहों, ग्रामीण शहरी विभाजन या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी विभिन्न जनसांख्यिकीय श्रेणियों में किसी भी असमानता या भिन्नता की पहचान करने में मदद करेगा। चरण 2: चार्ट पैरामीटर निर्धारित करें। पाई चार्ट के वास्तविक निर्माण के साथ आगे बढ़ने से पहले उन मापदंडों को निर्धारित करना आवश्यक है जो इसके डिजाइन और प्रस्तुति को नियंत्रित करेंगे। इसमें चार्ट के शीर्षक पर निर्णय लेना, खंडों को सटीक रूप से लेबल करना और पुरुष और महिला श्रेणियों के बीच अंतर करने के लिए उचित रंगों का चयन करना शामिल है। दर्शकों को संदर्भ प्रदान करने के लिए पाई चार्ट के शीर्षक में इसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, जैसे भारत में लिंग वितरण। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खंड पुरुष और महिला के लेबल स्पष्ट रूप से दिखाई दे और जनसंख्या में उनके संबंधित अनुपात का सटीक प्रतिनिधित्व करें। चरण 3: प्रतिशत की गणना करें। पाई चार्ट में प्रत्येक खंड का आकार निर्धारित करने के लिए कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत की गणना करें।
यह पुरुषों और महिलाओं की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करके और प्रतिशत मान प्राप्त करने के लिए परिणाम को 100 से गुणा करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत की कुल जनसंख्या 1.3 बिलियन है और इसमें 650 मिलियन पुरुष और 650 मिलियन महिलाएं हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत 650 मिलियन बटा 1.3 बिलियन 150% होगा और महिलाओं का प्रतिशत भी होगा 50% हो। चरण 4, पाई चार्ट को स्केच करें। डेटा विश्लेषण और प्रतिशत गणना पूरी होने के बाद उपयुक्त ग्राफिकल सॉफ्टवेयर या ड्राइंग टूल का उपयोग करके पाई चार्ट को स्केच करने के लिए आगे बढ़े। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वृत्त बनाकर प्रारंभ करें। फिर पिछले चरण में गणना किए गए पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत के अनुरूप सर्कल को 2 खंडों में विभाजित करें। सुनिश्चित करें कि खंड उनके संबंधित प्रतिशत के समानुपाती है और उन्हें उचित रूप से पुरुष और महिला के रूप में लेबल करें ताकि यह दर्शाया जा सके कि कौन सा खंड प्रत्येक लिंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। दृश्य स्पष्टता बढ़ाने और चार्ट को दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक खंड के लिए विपरीत रंगों का उपयोग करें। चरण 5, शीर्षक और किंवदंती जोड़े। एक बार जब पाई चार्ट स्केच हो जाए तो संदर्भ प्रदान करने और चार्ट के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताने के लिए शीर्ष पर एक शीर्षक जोड़े। शीर्षक संक्षिप्त तथापि वर्णनात्मक होना चाहिए, जैसे भारत में लिंग वितरण। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंगों को समझाने के लिए चार्ट के नीचे एक किंवदंती या कुंजी शामिल करें। इस मामले में किंवदंती निर्दिष्ट करेगी कि उदाहरण के लिए नीला पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है और गुलाबी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इससे दर्शकों को चार्ट की सटीक व्याख्या करने में मदद मिलती है, खासकर यदि वे रंगअंधा हैं या काले और सफेद प्रिंटआउट देख रहे हैं। चरण 6, समीक्षा करें और अंतिम रूप दें। पाई चार्ट को अंतिम रूप देने से पहले सटीकता, स्पष्टता और डिजाइन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। डेटा प्रतिनिधित्व, लेबलिंग या गणना में किसी भी त्रुटि की जांच करें जो दर्शक को गुमराह या भ्रमित कर सकती है। चार्ट की पठनीयता और दृश्य अपील को बेहतर बनाने के लिए कोई भी आवश्यक समायोजन या संशोधन करें। एक बार अंतिम डिजाइन से संतुष्ट होने के बाद आसान साझाकरण और वितरण के लिए पाई चार्ट को पीएनजी या जेपीईजी जैसे उपयुक्त प्रारूप में सहेजें। निष्कर्ष: भारत में लिंग वितरण पर पाई चार्ट बनाने में डेटा संग्रह, विश्लेषण, प्रतिशत गणना, स्केचिंग, लेबलिंग और अंतिम रूप देने सहित कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। इन चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करके और विवरणों पर ध्यान देकर हम एक आकर्षक और सूचनात्मक चार्ट बना सकते हैं जो भारतीय आबादी की लिंग जनसांख्यिकी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है। ग्राफ: भारत में कितने पुरुष और महिलाएं हैं, यह दर्शाने वाले पाई चार्ट के लिए चित्र 31.3 देखें। बार चार्ट बनाने के लिए मेनू पर जाएं और ग्राफ बार चुनें। एक बॉक्स पॉप अप होगा। आपके पास 3 विकल्प हैं: ए, सरल बार चार्ट, बी, क्लस्टर्ड बार चार्ट और सी, स्टैक्ड बार चार्ट। इसके आगे वाले बॉक्स पर क्लिक करके एक चुनें। तय करें कि क्या आप सही बॉक्स पर क्लिक करके मामलों के समूहों, अलग-अलग चर या व्यक्तिगत मामलों का सारांश देना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में हमने मामलों के समूहों के लिए सारांश चुना क्योंकि हम पुरुष और महिला समूहों को देख रहे हैं। बॉक्स को बंद करने के लिए परिभाषित करें पर क्लिक करें। एक और बॉक्स दिखाई देगा। इसे परिभाषित सरल बार मामलों के समूहों के लिए सारांश कहा जाता है। यह बिल्कुल पाई चार्ट बॉक्स की तरह है। बार चार्ट के लिए आप जिन वेरिएबल्स का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें बाएं बॉक्स से श्रेणी अक्ष के अंतर्गत वाले बॉक्स में ले जाएं। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक बार मामलों की संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा।
यदि आप चाहते हैं कि इसके बजाय प्रतिशत दिखे, तो उस बॉक्स को चेक करें। आउटपुट व्यूअर विंडो में बार चार्ट देखने के लिए ओके पर क्लिक करें। चार्ट आउटपुट का संपादन। जब आप SPSS का उपयोग करके ग्राफ बनाते हैं, तो उनमें ग्राफ के प्रत्येक भाग के लिए शीर्षक, संख्या या प्रतिशत जैसी अधिक जानकारी शामिल नहीं होती है। हालांकि आप SPSS चार्ट संपादक का उपयोग करके इन विवरणों को जोड़ सकते हैं। ऐसे चार्ट पर कहीं भी डबल क्लिक करके चार्ट संपादक खोलें। यह एक मेनू बार लाता है जहां आप विभिन्न सुधार कर सकते हैं या चार्ट का प्रकार बदल सकते हैं। यदि आप किसी भिन्न प्रकार के चार्ट पर स्विच करना चाहते हैं, जैसे पाई चार्ट से बार चार्ट पर, तो मेनू बार पर जाएं और गैलरी बार चुनें। फिर अपने इच्छित बार चार्ट का प्रकार चुनें, सरल, क्लस्टर्ड या स्टैक्ड, और परिवर्तन करने के लिए बदले पर क्लिक करें। अपने चार्ट में शीर्षक जोड़ने के लिए चार्ट संपादक में मेनू बार से चार्ट प्लस शीर्षक चुनें। यह शीर्षक संवाद बॉक्स खोलता है जहां आप अपने चार्ट का शीर्षक निर्दिष्ट बक्सों में टाइप कर सकते हैं, शीर्षक 1 और या शीर्षक 2। संवाद बॉक्स बंद करने और शीर्षक डालने के लिए ओके पर क्लिक करें। चित्र 31.9 फुटनोट। चार्ट में फुटनोट जोड़ने के लिए इन चरणों का पालन करें। चार्ट संपादक में मेनू बार पर जाएं और चार्ट फुटनोट कमांड चुनें। फुटनोट्स नामक एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा। फुटनोट 1 और या फुटनोट 2 बॉक्स में फुटनोट के लिए इच्छित टेक्स्ट टाइप करें। आप फुटनोट जस्टिफिकेशन बॉक्स में उपयुक्त विकल्प का चयन करके फुटनोट के ये संरेखण, केंद्र, बाएं या दाएं भी चुन सकते हैं। डायलॉग बॉक्स को बंद करने और टाइप किए गए फुटनोट्स को चार्ट में डालने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। चित्र 31.10 पाई विकल्प। पाई चार्ट के प्रत्येक टुकड़े से जुड़ी जानकारी को बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें। चार्ट संपादक में मेनू बार पर जाएं और चार्ट विकल्प कमांड चुनें। इससे विकल्प संवाद बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आप पाई चार्ट के प्रत्येक टुकड़े से जुड़ी जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से चार्ट बनाते समय प्रत्येक स्लाइस को पुरुष महिला जैसे टेक्स्ट लेबल द्वारा दर्शाया जाता है। विकल्प संवाद बॉक्स में आप टेक्स्ट लेबल के अलावा प्रत्येक स्लाइस के लिए पूर्ण, संख्या और सापेक्ष, प्रतिशत आवृत्तियों को प्रदर्शित करने के लिए मान और प्रतिशत बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके आप दशमलव स्थानों को शून्य या अंकों की किसी अन्य वांछित संख्या में भी समायोजित कर सकते हैं। चिंतन और क्रिया 31.2। SPSS में चार्ट को संपादित करते समय आप चार्ट के बारे में कुछ जानकारी जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है? पाई चार्ट को एक अलग प्रकार के चार्ट में बदलने, उसमें शीर्षक और फुटनोट जोड़ने के संदर्भ में विकल्पों पर चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 31.2। SPSS में चार्ट को संशोधित करना। भारत के एक प्रतिष्ठित मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे SPSS में चार्ट संपादन की जटिलताओं की खोज करने का काम सौंपा गया है। यह असाइनमेंट SPSS में चार्ट को संशोधित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से पाई चार्ट को एक अलग प्रकार के चार्ट में बदलने और इसे शीर्षक और फुटनोट के साथ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर सांख्यिकीय विश्लेषण और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। यह डेटा से अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए चार्ट को अनुकूलित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। SPSS में चार्ट संशोधन को समझना। SPSS में चार्ट के साथ काम करते समय अनुकूलन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा के दृश्य प्रतिनिधित्व को तैयार कर सकते हैं।
इन विकल्पों में चार्ट प्रकार बदलना, शीर्षक, लेबल, एनोटेशन, फुटनोट जोड़ना और विभिन्न स्वरूपन तत्वों को समायोजित करना शामिल है। इस असाइनमेंट के संदर्भ में हम पाई चार्ट को एक अलग प्रकार के चार्ट जैसे बार चार्ट या लाइन चार्ट में बदलने और स्पष्टता और समझ को बढ़ाने के लिए शीर्षक और फुटनोट को शामिल करने में शामिल विशिष्ट क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चार्ट प्रकार बदलना। SPSS उपयोगकर्ताओं को विभिन्न चार्ट प्रकारों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए डेटा के वैकल्पिक दृश्य प्रतिनिधित्व की खोज करते समय यह कार्यक्षमता विशेष रूप से उपयोगी होती है। SPSS में चार्ट प्रकार बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें। चार्ट का चयन करें। उस चार्ट का चयन करके शुरुआत करें जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। इस मामले में हम एक पाई चार्ट से शुरुआत करेंगे। चार्ट संपादक तक पहुँचे। चार्ट संपादक विंडो तक पहुँचने के लिए चार्ट पर डबल क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप चार्ट पर राइट क्लिक कर सकते हैं और संदर्भ मेनू से चार्ट संपादक का चयन कर सकते हैं। चार्ट प्रकार को संशोधित करें। चार्ट संपादक के भीतर प्रकार विकल्प या एक समान सेटिंग का पता लगाएं जो आपको चार्ट प्रकार को बदलने की अनुमति देता है। ड्रॉप डाउन मेनू या उपलब्ध चार्ट प्रकारों की सूची प्रकट करने के लिए इस विकल्प पर क्लिक करें। नया चार्ट प्रकार चुनें। उपलब्ध चार्ट प्रकारों की सूची से वांछित चार्ट चुनें जिसमें आप पाई चार्ट को परिवर्तित करना चाहते हैं। सामान्य विकल्पों में बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट आदि शामिल है। सेटिंग्स समायोजित करें। वैकल्पिक चयनित चार्ट प्रकार के आधार पर आपको नए चार्ट प्रतिनिधित्व को अनुकूलित करने के लिए अक्ष, डेटा श्रृंखला, रंग और अन्य दृश्य गुणों जैसी अतिरिक्त सेटिंग्स को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। परिवर्तन लागू करें। एक बार संशोधनों से संतुष्ट होने के बाद चार्ट को तदनुसार अपडेट करने के लिए परिवर्तन लागू करें। शीर्षक और फुटनोट जोड़ना। शीर्षक और फुटनोट चार्ट को संदर्भ और व्याख्या प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दर्शकों को चार्ट के उद्देश्य, प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की प्रकृति और प्रासंगिक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जानकारी को समझने में मदद करते हैं। SPSS में शीर्षक और फुटनोट जोड़ना सीधा है और चार्ट की स्पष्टता और संचार शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। SPSS में चार्ट में शीर्षक और फुटनोट जोड़ने के चरण नीचे दिए गए हैं। चार्ट संपादक तक पहुँचें। चार्ट प्रकार को बदलने के समान चार्ट पर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें और संपादन इंटरफेस तक पहुँचने के लिए चार्ट संपादक का चयन करें। शीर्षक डालें। चार्ट में शीर्षक जोड़ने का विकल्प देखें। यह आमतौर पर चार्ट संपादक टूलबार के भीतर या शीर्षक और लेबल के लिए समर्पित एक विशिष्ट अनुभाग के अंतर्गत स्थित होता है। शीर्षक टाइप करें। शीर्षक अनुभाग पर क्लिक करें और चार्ट के लिए वांछित शीर्षक टाइप करें। सुनिश्चित करें कि शीर्षक चार्ट की सामग्री और उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है। प्रारूप शीर्षक। वैकल्पिक प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर आप फ़ॉन्ट आकार, शैली, संरेखण, रंग इत्यादि को समायोजित करके शीर्षक को प्रारूपित कर सकते हैं। फुटनोट डालें। इसी तरह चार्ट में फुटनोट जोड़ने का विकल्प ढूंढें। यह अक्सर शीर्षक अनुभाग के पास या एनोटेशन के लिए सामान्य सेटिंग्स के भीतर पाया जाता है। फुटनोट टाइप करें। वह प्रासंगिक जानकारी या स्पष्टीकरण दर्ज करें जिसे आप फुटनोट के रूप में शामिल करना चाहते हैं। यह अतिरिक्त संदर्भ, डेटा स्रोत, शब्दों की परिभाषा या कोई अन्य प्रासंगिक विवरण हो सकता है। फुटनोट को प्रारूपित करें। वैकल्पिक शीर्षक की तरह आप निरंतरता और पठनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार फुटनोट को प्रारूपित कर सकते हैं। परिवर्तन लागू करें। एक बार जब शीर्षक और फुटनोट जोड़ दिए जाएं और संतुष्टि के लिए स्वरूपित कर दिए जाएं,
तो चार्ट को अंतिम रूप देने के लिए परिवर्तन लागू करें। व्यावहारिक उदाहरण। आइए एसपीएसएस में चार्ट को संशोधित करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में एक खुदरा स्टोर के बिक्री प्रदर्शन के बारे में जानकारी है। हमने शुरुआत में इन श्रेणियों के बीच बिक्री के वितरण को देखने के लिए एक पाई चार्ट बनाया। हालांकि आगे के विश्लेषण पर हमें एहसास हुआ कि एक बार चार्ट बिक्री के आंकड़ों की स्पष्ट तुलना प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम चार्ट को संदर्भ प्रदान करने के लिए एक शीर्षक और एक फुटनोट जोड़ना चाहते हैं। चार्ट प्रकार बदलना। हम चार्ट संपादक तक पहुंचने, पाई चार्ट का चयन करने और चार्ट प्रकार को बार चार्ट में बदलने के लिए पहले बताए गए चरणों का पालन करते हैं। यह परिवर्तन हमें बिक्री के आंकड़ों की अधिक प्रभावी ढंग से तुलना करने की अनुमति देता है, खासकर यदि कई श्रेणियां हों। शीर्षक जोड़ना। चार्ट संपादक के भीतर हम शीर्षक अनुभाग का पता लगाते हैं और एक वर्णनात्मक शीर्षक दर्ज करते हैं, जैसे उत्पाद श्रेणी द्वारा बिक्री वितरण। यह शीर्षक चार्ट के उद्देश्य और यह क्या दर्शाता है को संक्षेप में बताता है। फुटनोट सम्मिलित करना। इसके बाद हमें एक फुटनोट जोड़ने और प्रासंगिक जानकारी शामिल करने का विकल्प मिलता है, जैसे बिक्री डेटा द्वारा कवर की गई समय अवधि या डेटा संग्रह विधियों के बारे में कोई विशिष्ट नोट। फॉर्मेटिंग। हम अन्य दृश्य तत्वों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने और पठनीयता बढ़ाने के लिए शीर्षक और फुटनोट को फॉर्मेट करने में कुछ समय लेते हैं। परिवर्तन लागू करना। अंत में हम चार्ट को नए प्रकार, शीर्षक और फुटनोट के साथ अद्यतन करने के लिए परिवर्तन लागू करते हैं। इन चरणों का पालन करके हमने अपनी विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए चार्ट को सफलतापूर्वक संशोधित किया है और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके इसके संचार मूल्य को बढ़ाया है। निष्कर्ष। अंत में एसपीएसएस में चार्ट को संशोधित करना अनुकूलन के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए डेटा के दृश्य प्रतिनिधित्व को अनुकूलित कर सकते हैं। चाहे इसमें चार्ट प्रकार बदलना, शीर्षक, फुटनोट जोड़ना या फॉर्मेटिंग तत्वों को समायोजित करना शामिल हो, एसपीएसएस इन कार्यों के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। इन सुविधाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर उपयोगकर्ता दृश्यमान रूप से सम्मोहक और सूचनात्मक चार्ट बना सकते हैं, जो डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं। आप चार्ट संपादक में विभिन्न विकल्पों का उपयोग करने से पहले बनाए गए बार चार्ट को संशोधित कर सकते हैं। एक बेहतर बार चार्ट का उदाहरण अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है। चित्र 31.13 आउटपुट 1 एसपीएसएस व्यूअर। 31.4 एसपीएसएस परिणामों से निपटना। जब भी आप सांख्यिकीय या ग्राफिकल विश्लेषण चलाते हैं, तो सभी परिणाम एसपीएसएस व्यूअर विंडो में दिखाई देंगे। हर बार जब आप एक ही सत्र के दौरान एक नया विश्लेषण करते हैं, तो परिणाम पिछले विश्लेषण के अंत में जुड़ जाते हैं। यदि आप व्यूअर विंडो बंद करते हैं और दूसरा विश्लेषण चलाते हैं, तो एक नई व्यूअर विंडो स्वचालित रूप से पॉप अप हो जाती है। व्यूअर विंडो में दो भाग होते हैं, ए आउटलाइन पेन और बी कंटेंट पेन। आउटलाइन फलक व्यूअर विंडो के बाईं ओर है और परिणामों को एक सूची के रूप में दिखाता है। सामग्री फलक व्यूअर विंडो के दाईं ओर है और टेबल, चार्ट और टेक्स्ट जैसी वास्तविक सामग्री प्रदर्शित करता है। आप बॉर्डर को क्लिक करके और खींचकर आउटलाइन फलक या सामग्री फलक की चौड़ाई समायोजित कर सकते हैं। इससे संबंधित फलक में पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में मदद मिलती है। परिणाम ब्राउज करना। आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्क्रॉल बार का उपयोग करके परिणामों को स्क्रॉल कर सकते हैं। यदि आप कोई विशिष्ट तालिका, चार्ट या टेक्स्ट देखना चाहते हैं,
तो बस आउटलाइन फलक में उसके शीर्षक पर क्लिक करें। आप आउटपुट व्यूअर विंडो में कई काम कर सकते हैं। परिणामों पर गौर करें। कुछ तालिकाएं, पाठ या चार्ट दिखाएं या छिपाएं। परिणामों को इधर-उधर घुमाकर उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित करें। मूल पाठ आउटपुट के लिए ड्राफ्ट व्यूअर का उपयोग करें। पंक्तियों, स्तंभों और परतों को समायोजित करने के लिए पिवट टेबल संपादक का उपयोग करें। MS वर्ड जैसे अन्य एप्लीकेशन में आइटम कॉपी करें। चयनित तालिकाएं, पाठ या चार्ट हटाएं। व्यूअर में आइटम जोड़ें। आप आउटपुट प्रिंट भी कर सकते हैं। आप पिछले अनुभाग में पहले ही सीख चुके हैं कि SPSS का उपयोग करके परिणाम कैसे प्रिंट करें। इसके बाद आप सीखेंगे कि MS वर्ड में चीजों को कैसे कॉपी किया जाए। अब बात करते हैं आउटपुट छुपाने और दिखाने की। व्यूअर में आप विशिष्ट टेक्स्ट, तालिकाओं या चार्ट को छिपाना या दिखाना चुन सकते हैं। जब आप आउटपुट देखेंगे, कॉपी करेंगे या प्रिंट करेंगे तो जो कुछ भी छिपा हुआ है वह दिखाई नहीं देगा। किसी तालिका या पाठ जैसी किसी चीज को छिपाने के लिए व्यूअर के आउटलाइन फलक में उसके खुले पुस्तक आइकन पर डबल क्लिक करें। आइकन एक बंद किताब में बदल जाएगा, जो दर्शाता है कि वह विशेष वस्तु अब छिपी हुई है। यदि आप किसी विशिष्ट प्रक्रिया से सभी परिणाम छिपाना चाहते हैं, तो आउटलाइन फलक में प्रक्रिया नाम के बाईं ओर स्थित बॉक्स पर क्लिक करें। यह उस प्रक्रिया से सब कुछ छिपा देगा और आउटलाइन दृश्य को ध्वस्त कर देगा। छिपी हुई वस्तुओं को फिर से दिखाने के लिए बंद पुस्तक आइकन पर डबल क्लिक करें। प्रदर्शित वस्तुओं का क्रम बदलना, आप चीजों को दिखाने का तरीका बदल सकते हैं। आउटलाइन फलक में आप जिसे स्थानांतरित करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। उन वस्तुओं को रूपरेखा में एक नए स्थान पर खींचें। खींचते समय माउस बटन को दबाए रखें, फिर माउस बटन को छोड़ दें। आप सामग्री फलक में क्लिक करके और खींचकर या मेनू बार में एडिट कट और फिर एडिट पेस्ट आफ्टर कमांड का उपयोग करके भी आइटम को स्थानांतरित कर सकते हैं। आइटम हटाना, किसी आइटम को चुनने के लिए आउटलाइन फलक या सामग्री फलक में उस पर क्लिक करें। कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाएं। आइटम हटा दिया जाएगा। आइटम संरेखण बदलना, डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ बाईं ओर संरेखित होता है। आप चयनित आइटमों का संरेखण बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें चुनने के लिए आउटलाइन फलक या सामग्री फलक में आइटम पर क्लिक करें। फिर उन्हें बाईं ओर संरेखित करने के लिए फॉर्मेट संरेखण बाएं, उन्हें दाईं ओर संरेखित करने के लिए फॉर्मेट संरेखण दाएं या मेनू बार से फॉर्मेट संरेखित केंद्र चुनें। चित्र 3.1.15 आउटपुट 1 SPSS व्यूअर में आइटमों का संरेखण बदलना। आइटम जोड़ना, आउटपुट व्यूअर में आप शब्द, चित्र या वर्ड या एक्सेल जैसे अन्य प्रोग्राम से सामान डाल सकते हैं। जो शब्द किसी तालिका या चित्र से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जोड़ा जा सकता है। जहां आप शब्द, तालिका या चित्र जोड़ना चाहते हैं, वहां क्लिक करें। फिर मेनू से नया शीर्षक डालें या नया टेक्स्ट डालें चुनें। नई चीज पर डबल क्लिक करें और जो आप चाहते हैं उसे वहां टाइप करें। चित्र 31 I6 आउटपुट 1 SPSS व्यूअर में आइटम जोड़ना। टेक्स्ट फाइल डालने के लिए आउटपुट व्यूअर में तालिका, चित्र या शब्दों जैसी किसी चीज पर क्लिक करें जहां आप टेक्स्ट फाइल चाहते हैं। मेनू से इंसर्ट प्लस टेक्स्ट फाइल चुनें। वह टेक्स्ट फाइल चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। आपको वहां टेक्स्ट फाइल दिखाई देगी। यदि आप टेक्स्ट बदलना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करें। ड्राफ्ट व्यूअर, जब आप कोई कार्य करते हैं तो ड्राफ्ट व्यूअर सरल रूप में परिणाम दिखाता है। आप ड्राफ्ट व्यूअर में शब्दों को बदल सकते हैं, चित्रों को बड़ा कर सकते हैं और शब्दों और चित्रों दोनों को MS वर्ड जैसे अन्य कार्यक्रमों में कॉपी कर सकते हैं। हालांकि आप चित्र नहीं बदल सकते,
और ड्राफ्ट व्यूअर में पिवट टेबल जैसी फैंसी सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए यदि आपको फैंसी पिवट टेबल के बजाय सरल शब्द पसंद है, तो आप ड्राफ्ट व्यूअर का उपयोग कर सकते हैं। एक सरल आउटपुट बनाने के लिए डेटा एडिटर विंडो में फाइल न्यू ड्राफ्ट आउटपुट चुनकर ड्राफ्ट आउटपुट विंडो खोलें। फिर ड्राफ्ट व्यूअर विंडो में अपना काम करें। चित्र 31.17 ड्राफ्ट 5 SPSS ड्राफ्ट व्यूअर। प्रारूप को नियंत्रित करना। जो आउटपुट ड्राफ्ट व्यूअर में पिवट टेबल के रूप में दिखाया जाएगा उसे टेक्स्ट आउटपुट में बदल दिया जाता है। परिवर्तित पिवट तालिका आउटपुट के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में शामिल है। तालिका में प्रत्येक कॉलम को उसके कॉलम लेबल की चौड़ाई के अनुसार समायोजित किया जाता है। इस प्रकार कॉलम लेबल एकाधिक पंक्तियों में लपेटे नहीं जाते हैं। टैब के बजाय संरेखण को रिक्त स्थान द्वारा प्रबंधित किया जाता है। SPSS कैरेक्टर सेट से बॉक्स कैरेक्टर का उपयोग पंक्ति और कॉलम विभाजक के रूप में किया जाता है। यदि बॉक्स वर्ण अक्षम है, तो लंबवत रेखा वर्ण को कॉलम विभाजक के रूप में नियोजित किया जाता है और डैश को पंक्ति विभाजक के रूप में उपयोग किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आपने कोई प्रक्रिया चलाने से पहले तालिका प्रारूप सेट कर लिया है। ऐसा करने के लिए मेनू बार पर जाएं और संपादन चुनें, फिर विकल्प चुनें। यह विकल्प संवाद बॉक्स खोलता है। बॉक्स में ड्राफ्ट व्यूअर पर क्लिक करें। तालिकाओं को संकरा बनाने के लिए लंबे लेबल के साथ कॉलम की चौड़ाई समायोजित करें। विकल्प संवाद बॉक्स में कॉलम चौड़ाई के अंतर्गत अधिकतम पर क्लिक करें। किसी कॉलम में अधिकतम वर्णों की संख्या दर्ज करें। इससे अधिक लंबे लेबल फिट होने के लिए लपेटे जाएंगे। आप पंक्ति और स्तंभ सीमाओं के लिए डिफ़ॉल्ट बॉक्स वर्ण भी बदल सकते हैं। यदि आप अलग-अलग वर्णों का उपयोग करना चाहते हैं या बिल्कुल भी वर्णों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो विकल्प संवाद बॉक्स में डिस्प्ले बॉक्स कैरेक्टर बॉक्स को अनचेक करें। फिर सेल सेपरेटर के अंतर्गत पंक्ति और कॉलम बॉक्स में पंक्ति और कॉलम विभाजक के लिए वांछित वर्ण टाइप करें। एक स्थान टाइप करने से रिक्त बॉर्डर बन जाएंगे। चित्र 31.18 विकल्प ड्राफ्ट व्यूअर आइटमों के बीच रिक्त स्थान के साथ आउटपुट दिखाता है और एक निश्चित फॉन्ट का उपयोग करता है। यदि आप इस आउटपुट को MS वर्ड जैसे किसी अन्य प्रोग्राम में कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉलम विभाजक के रूप में टैब चुनें। ऐसा करने के लिए विकल्प विंडो में अलग कॉलम चौड़ाई के बगल में टैब बटन को चिह्नित करें। इस सेटिंग के साथ आप MS वर्ड में किसी भी फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं और आउटपुट को सही ढंग से संरेखित करने के लिए टैब समायोजित कर सकते हैं। हालांकि यदि आप टैब पृथक आउटपुट का उपयोग करते हैं, तो यह ड्राफ्ट व्यूअर में ठीक से संरेखित नहीं होगा। आप विकल्प विंडो में फॉन्ट प्रकार और आकार भी बदल सकते हैं। सबसे पहले फॉन्ट के अंतर्गत सूची से फॉन्ट प्रकार का चयन करें और फिर अगली सूची से आकार चुनें। ड्राफ्ट आउटपुट को प्रिंट या सेव करने के लिए SPSS पर पिछली इकाई में दिए गए निर्देशों का पालन करें। चित्र 31.1 सेल सेपरेटर और कॉलम की चौड़ाई सेट करने से पहले और बाद में ड्राफ्ट आउटपुट दिखाता है। पिवट तालिकाएं SPSS में सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के कई परिणाम डिफ़ॉल्ट पिवट तालिकाओं में दिखाए जाते हैं। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट लेबल जानकारी को साफ-साफ या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पिवट तालिकाएं पंक्तियों, स्तंभों और परतों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। पिवट तालिकाओं को संशोधित करने के लिए यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। पंक्तियों और स्तंभों की अदला-बदली, पंक्तियों और स्तंभों को स्थानांतरित करना, बहुआयामी परतें बनाना, पंक्तियों और स्तंभों को समूहीकृत और असमूहीकृत करना, कोशिकाओं को प्रदर्शित करना या छिपाना, पंक्ति और स्तंभ लेबल को मोड़ना, प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा ढूंढना, आउटपुट परिभाषाओं तक पहुंच
परिणामों में बहुत सारे सांख्यिकीय शब्द दिखाए गए हैं। आप सीधे आउटपुट व्यूअर में देख सकते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। यहाँ बताया गया है। केस प्रोसेसिंग सारांश पिवट तालिका पर डबल क्लिक करें। फिर राइट क्लिक करें, मान्य और दिखाई देने वाले मेनू से यह क्या है चुनें। आपको मान्य की परिभाषा के साथ एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। चित्र 31.20 केस प्रोसेसिंग सारांश। पिवोट टेबल बदलना। पिवट टेबल बदलने के लिए सबसे पहले उस टेबल पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर इसे सक्रिय करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। इसके बाद उस लेबल, टेक्स्ट या नंबर पर क्लिक करें जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। यह क्रिया तालिका की विशेषताओं को संपादित करने के लिए आदेशों के साथ मेनू लाएगी। इसके अतिरिक्त एक टेबल टूलबार और एक पिवोटिंग ट्रे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो आपको टेबल की विशेषताओं को समायोजित करने के विकल्प देगा। चित्र 31.21 आउटपुट 2 SPSS व्यूअर। यदि आप अपनी स्क्रीन पर पिवोटिंग ट्रे डायलॉग बॉक्स नहीं देख पा रहे हैं तो मेनू बार पर जाएं और पिवोटिंग ट्रे कमांड का चयन करें। पिवोटिंग ट्रे आपको कॉलम, पंक्तियों और परतों के बीच डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। पिवोटिंग ट्रे के अंदर परतों, स्तंभों और पंक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 पिवट आइकन हैं। इसके कार्य को समझने के लिए इनमें से किसी एक आइकन पर अपना कर्सर घुमाएं। तालिका में छायांकित क्षेत्र दिखाता है कि जब आप उस विशेष धुरी आइकन को स्थानांतरित करेंगे तो क्या प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त जब आप पिवट आइकन पर होवर करेंगे तो एक लेबल पॉप अप होगा जो तालिका में इसकी भूमिका को समझाएगा। आप एक आइकन को एक ट्रे से दूसरे ट्रे में खींच सकते हैं और तालिका तुरंत तदनुसार समायोजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप लिंग श्रेणी को पंक्ति से कॉलम में बदलना चाहते हैं तो आइकन को पंक्ति ट्रे से कॉलम ट्रे में खींचें। पंक्तियों और स्तंभों को बदलना। पंक्तियों और स्तंभों को स्थानांतरित करने के लिए तालिका को सक्रिय करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। फिर मेनू बार से पिवोट ट्रांसपोज रो और कॉलम कमांड का चयन करें। यह क्रिया सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देगी और इसके विपरीत भी। चित्र 3.1.22 पंक्तियों और स्तंभों का क्रम बदलना। पंक्तियों और स्तंभों को दिखाने का तरीका बदलना। आयाम, पंक्ति, स्तंभ, परत, ट्रे में पिवट आइकनों की व्यवस्था दर्शाती है कि तत्व पिवट तालिका में कैसे दिखाई देते हैं। इसे बदलने के लिए बस आइकनों को प्रत्येक ट्रे में खींचें और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित करें, या तो बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। पंक्तियों और स्तंभों को पुनः व्यवस्थित करना। डबल क्लिक के साथ पिवट तालिका को सक्रिय करके प्रारंभ करें। फिर उस पंक्ति या स्तंभ के लिए लेबल चुनें जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। लेबल को उसकी नई स्थिति में खींचें और पॉपअप मेनू से पहले डालें या स्वैप चुनें। चित्र 31.23 चलती हुई पंक्तियां और स्तंभ। पंक्तियों और स्तंभों को समूहीकृत करना। आप समूह लेबल जोड़कर किसी तालिका में कई पंक्तियों या स्तंभों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसे सक्रिय करने के लिए तालिका पर डबल क्लिक करें। फिर उन पंक्तियों या स्तंभों को चुनें जिन्हें आप एक साथ समूहित करना चाहते हैं। पंक्ति या स्तंभ शीर्षकों वाले एकाधिक कक्षों का चयन करने के लिए माउस को खींचें जहां आप समूह लेबल लगाना चाहते हैं। इसके बाद मेनू बार पर जाएं और संपादन समूह चुनें। इससे स्वचालित रूप से एक समूह लेबल जुड़ जाएगा। आप लेबल टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके उसे संपादित कर सकते हैं। यदि आप किसी मौजूदा समूह में एक नई पंक्ति या स्तंभ शामिल करना चाहते हैं तो आपको पहले समूह में मौजूदा आइटमों को अनग्रुप करना होगा और फिर एक नया समूह बनाना होगा जिसमें नए आइटम शामिल होंगे। पंक्तियों या स्तंभों को असमूहीकृत करने के लिए समूह लेबल हटाएं।
उन पंक्तियों या स्तंभों के लिए समूह लेबल पर कहीं भी क्लिक करें जिन्हें आप अनग्रुप करना चाहते हैं। फिर मेनू बार में संपादन अनग्रुप पर जाएं। इससे समूह लेबल हट जाएगा। घूमने वाले लेबल, आप सबसे भीतरी कॉलम लेबल या सबसे बाहरी पंक्ति लेबल का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए पिवोट टेबल को सक्रिय करें। फिर सबसे बाहरी पंक्ति लेबल को घुमाने के लिए फॉर्मेट बाहरी पंक्ति लेबल घुमाएं चुनें। चित्र 3.1.24 घूमने वाले लेबल। परतें बनाना और दिखाना। परतें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के साथ बड़ी तालिकाओं को व्यवस्थित करने में मदद करती है। जब आप परतें बनाते हैं तो आप तालिका को समझने और पढ़ने में आसान बनाते हैं। परतें तब सबसे अधिक सहायक होती हैं जब किसी तालिका में कम से कम 3 अलग-अलग चीजें हों जिन्हें आप देख रहे हों। प्रारंभ करने के लिए तालिका पर डबल क्लिक करें। फिर पंक्ति या स्तंभ क्षेत्र से एक आइकन ले और उसे परत अनुभाग में छोड़ दें। प्रत्येक परत आइकन के बाएं और दाएं तरफ तीर हैं। आप जो तालिका देख रहे हैं वह शीर्ष परत पर मौजूद तालिका है। आप परत आइकन पर तीरों पर क्लिक करके या तालिका में ड्रॉप डाउन मेनू से एक परत चुनकर विभिन्न परतों के बीच स्विच कर सकते हैं। कोशिकाओं को छिपाना। आप एक तालिका में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को छिपा सकते हैं। ए. लेबल जो आयाम दिखाते हैं। बी. वास्तविक डेटा छिपाए बिना श्रेणियों के लिए लेबल। ग. एक पंक्ति या स्तंभ में लेबल और डेटा सेल दोनों। घ. फुटनोट, शीर्षक और कैप्शन जैसी अतिरिक्त जानकारी। किसी तालिका में पंक्तियों और स्तंभों को छिपाने के लिए देखें पर जाएं और पिवट तालिका मेनू से छिपाएं का चयन करें। या आप उस पंक्ति या कॉलम पर राइट क्लिक कर सकते हैं जिसे आप छिपाना चाहते हैं और फिर पॉप अप होने वाले मेनू से छिपाएं चुनें। किसी तालिका में छिपी पंक्तियों या स्तंभों को प्रकट करने के लिए छिपे हुए समूह के समान समूह में एक और लेबल चुनें। उदाहरण के लिए, यदि लिंग अनुभाग में पुरुष श्रेणी छिपी हुई है तो महिला श्रेणी पर क्लिक करें। फिर मेनू बार पर जाएं और लिंग में सभी श्रेणियां देखें दिखाएं या बस सभी देखें दिखाएं चुनें। अगर आप किसी ग्रुप का लेबल छुपाना या दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले पिवट टेबल को एक्टिवेट करें। फिर उस समूह के लेबल या किसी श्रेणी पर क्लिक करें। इसके बाद मेनू बार पर जाएं और चुने गए लेबल को छिपाने या दिखाने के लिए व्यू हाइड या शो डायमेंशन लेबल चुनें। किसी तालिका में फुटनोट को छिपाने या दिखाने के लिए फुटनोट पर क्लिक करें और फिर चयनित फुटनोट को छिपाने या दिखाने के लिए मेनू बार से व्यू हाइड या शो चुनें। तालिका का स्वरूप। आप किसी तालिका के गुणों को समायोजित करके या तालिका का स्वरूप लागू करके उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। प्रत्येक टेबल लुक में समग्र स्वरूप, फुटनोट, सेल और बॉर्डर जैसे विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। आप प्रीसेट टेबल लुक चुन सकते हैं या अपना खुद का कस्टम बना सकते हैं। प्रीसेट टेबल लुक का उपयोग करने के लिए इसे सक्रिय करने के लिए टेबल पर डबल क्लिक करें। इसके बाद मेन्यू में फॉर्मेट टेबल लुक्स पर जाएं। टेबल लुक्स नामक एक विंडो पॉप अप होगी। सूची से एक टेबल लुक चुनें और इसे टेबल पर लागू करने के लिए ओके दबाएं। किसी चुने गए टेबल लुक को संशोधित करने या नया बनाने के लिए टेबल लुक का चयन करने के लिए समान चरणों का पालन करें। फिर एडिट लुक बटन पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज नामक एक बॉक्स दिखाई देगा। तालिका का स्वरूप बदलने के लिए मेनू में सेटिंग्स समायोजित करें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो ओके पर क्लिक करें। फिर आप लुक सहेजे पर क्लिक करके अपने परिवर्तनों को सहेज सकते हैं या इस रूप में सहेजे का चयन करके इसे एक नए टेबल लुक के रूप में सहेज सकते हैं। याद रखें, टेबल लुक में किए गए परिवर्तन केवल उस टेबल को प्रभावित करते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। जब तक आप उन्हें नहीं चुनते और टेबल लुक को दोबारा लागू नहीं करते, वे स्वचालित रूप से अन्य तालिकाओं पर लागू नहीं होंगे।
तालिका गुण बॉक्स आपको किसी तालिका की सामान्य सेटिंग्स समायोजित करने, उसके विभिन्न भागों के लिए शैलियाँ सेट करने और उन सेटिंग्स को तालिका लुक के रूप में सहेजने की सुविधा देता है। चित्र 31.26 तालिका गुण। तालिका गुण विंडो में आप अपनी तालिका के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित कर सकते हैं। सामान्य टैब पर आप उन पंक्तियों या स्तंभों को छिपाने जैसे काम कर सकते हैं जिनमें कोई सामग्री नहीं है, और मुद्रित होने पर तालिका कैसी दिखेगी इसे समायोजित करना। यदि आप यह बदलना चाहते हैं कि फुटनोट कैसे दिखाई देते हैं और तालिका में उन्हें कहाँ रखा गया है, तो फुटनोट टैब पर जाएं। सेल फॉर्मेट टैब आपको अपनी तालिका में सेल के लिए विशिष्ट शैलियाँ सेट करने देता है, जिसमें डेटा, पंक्ति और स्तंभ लेबल और तालिका के अन्य भाग शामिल है। यदि आप बॉर्डर्स टैब पर क्लिक करते हैं, तो आप तालिका के प्रत्येक अनुभाग की सीमाओं को बनाने वाली रेखाओं की मोटाई और शैली को समायोजित कर सकते हैं। अंत में, प्रिंटिंग टैब आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि तालिका कैसे मुद्रित की जाती है। चिंतन और क्रिया 31.3। आपने अभी सीखा है कि SPSS आउटपुट के साथ काम करते समय कई गतिविधियां करना संभव है, जैसे परिणामों को ब्राउज करना, चयनित तालिका पाठ चार्ट आदि को दिखाना या छिपाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आप किसी तालिका की पंक्तियों और स्तंभों को कैसे स्थानांतरित करते हैं? इसमें क्या कदम शामिल है? SPSS आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करना एक व्यापक गाइड। सांख्यिकीय विश्लेषण में SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज जैसे सॉफ्टवेयर उपकरण डेटा को संभालने और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SPSS डेटा में हेरफेर करने और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ऐसी ही एक सुविधा तालिकाओं के भीतर पंक्तियों और स्तंभों को स्थानांतरित करना है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में बेहद सहायक हो सकती है। इस प्रतिबिंब में मैं SPSS आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार करूंगा और इसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। ट्रांसपोजिशन को समझना। SPSS आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करने की तकनीकी बारीकियों में जाने से पहले ट्रांसपोजिशन की अवधारणा को समझना आवश्यक है। डेटा ट्रांसपोजिंग में तालिका की पंक्तियों और स्तंभों को स्विच करना, अनिवार्य रूप से इसे इसके विकर्ण अक्ष के साथ फ्लिप करना शामिल है। यह ऑपरेशन बेहतर विजुअलाइजेशन, विश्लेषण और व्याख्या के लिए डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। डेटा ट्रांसपोजिंग का महत्व। SPSS आउटपुट में डेटा ट्रांसपोज करने से कई फायदे मिलते हैं। उन्नत डेटा व्याख्या। डेटा ट्रांसपोज करने से विश्लेषकों को जानकारी को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखने की अनुमति मिलती है, जो पैटर्न, रुझान और अंतर्दृष्टि को प्रकट कर सकती है, जो मूल व्यवस्था में स्पष्ट नहीं हो सकती है। बेहतर डेटा प्रस्तुति। पंक्तियों और स्तंभों को पुनर्व्यवस्थित करके विश्लेषक जानकारी को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जो हितधारकों के लिए अधिक सहज और समझने में आसान है, जिससे निष्कर्षों के प्रभावी संचार की सुविधा मिलती है। तुलनात्मक विश्लेषण। डेटा ट्रांसपोज करने से विश्लेषकों को विभिन्न श्रेणियों में चर की तुलना अधिक कुशलता से करने में मदद मिलती है, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अब आइए SPSS आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करने में शामिल चरणों पर ध्यान दें। चरण 1। SPSS आउटपुट तक पहुंचना। SPSS में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करना शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रासंगिक आउटपुट फाइल होनी चाहिए, जिसमें वे तालिकाएं या चार्ट हों जिनमें आप हेरफेर करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने पहले ही आवश्यक विश्लेषण निष्पादित कर लिया है और आउटपुट तैयार कर लिया है।
चरण 2, ट्रांसपोजिशन के लिए तालिका का चयन करना। SPSS आउटपुट के भीतर उस विशिष्ट तालिका की पहचान करे जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। यह एक आवृत्ति तालिका, क्रॉस टैब, वर्णनात्मक आंकड़े या आपके विश्लेषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई अन्य तालिका हो सकती है। चरण 3, ट्रांसफॉर्म मेनू पर नेविगेट करना। SPSS में ट्रांसपोजिशन फंक्शन ट्रांसफॉर्म मेनू के भीतर स्थित होता है। SPSS विंडो के शीर्ष पर मेनू बार पर जाएं और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें। चरण 4, ट्रांसपोज विकल्प चुनना। ट्रांसफॉर्म मेनू के अंतर्गत ट्रांसपोज विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें। यह क्रिया चयनित तालिका को स्थानांतरित करने के लिए आगे की सेटिंग्स और विकल्पों के साथ एक संवाद बॉक्स खोलेगी। चरण 5, चर का चयन करना। ट्रांसपोज डायलॉग बॉक्स में आपको ट्रांसपोजिशन के लिए उपलब्ध वेरिएबल्स की एक सूची दिखाई देगी। उन चरों का चयन करें जो उन पंक्तियों और स्तंभों से मेल खाते हैं जिन्हें आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। इन चरों को ट्रांसपोज्ड तालिका के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। चरण 6, नए वेरिएबल्स को परिभाषित करना। ट्रांसपोज्ड वेरिएबल्स के लिए नए नाम निर्दिष्ट करें। डिफ़ॉल्ट रूप से SPSS सामान्य नाम निर्दिष्ट करता है, जैसे ट्रांसपोज 1, ट्रांसपोज 2 आदि। आप स्पष्टता के लिए उनकी सामग्री या अर्थ को दर्शाने के लिए इन चरों का नाम बदल सकते हैं। चरण 7, विकल्पों को कॉन्फ़िगर करना। आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आपको ट्रांसपोज संवाद बॉक्स में अतिरिक्त विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता हो सकती है। इन विकल्पों में लापता मानों को संभालना, आउटपुट विकल्प निर्दिष्ट करना और यह चुनना शामिल है कि डेटा मान, चर नाम या दोनों को स्थानांतरित करना है या नहीं। चरण 8, ट्रांसपोज्ड तालिका का पूर्वावलोकन। ट्रांसपोजिशन को अंतिम रूप देने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोज्ड तालिका का पूर्वावलोकन करना उचित है कि व्यवस्था आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है। पूर्वावलोकन आपको ट्रांसपोज्ड डेटा की शुद्धता को सत्यापित करने और कोई भी आवश्यक समायोजन करने की अनुमति देता है। चरण 9, ट्रांसपोजिशन निष्पादित करना। एक बार जब आप कॉन्फ़िगरेशन और पूर्वावलोकन से संतुष्ट हो जाएं, तो ट्रांसपोजिशन प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। SPSS आपके विनिर्देशों के अनुसार पंक्तियों और स्तंभों को पुनर्व्यवस्थित करेगा और आउटपुट विंडो में ट्रांसपोज्ड तालिका उत्पन्न करेगा। चरण 10, ट्रांसपोज्ड आउटपुट की समीक्षा करना। तालिका को ट्रांसपोज करने के बाद ट्रांसपोज किए गए डेटा की सटीकता को सत्यापित करने के लिए आउटपुट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। स्थिरता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पंक्तियों, स्तंभों, चर नामों और डेटा मानों की व्यवस्था पर ध्यान दें। चरण 11, ट्रांसपोज्ड आउटपुट को सहेजना। यदि ट्रांसपोज्ड तालिका आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो आप भविष्य के संदर्भ या आगे के विश्लेषण के लिए आउटपुट फाइल को सहेज सकते हैं। SPSS इंटरफेस में दिए गए उचित विकल्पों का उपयोग करके SPSS आउटपुट फाइल को वांछित प्रारूप जैसे .sav, .pdf में सहेजें। चरण 12, ट्रांसपोज्ड डेटा का उपयोग। अब उपलब्ध ट्रांसपोज्ड डेटा के साथ आप अपने शोध उद्देश्यों के अनुसार इसका विश्लेषण, कल्पना या प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने या निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए ट्रांसपोज्ड तालिका से प्राप्त अंतर्दृष्टि का लाभ उठाएं। निष्कर्ष: SPSS आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करना एक मूल्यवान सुविधा है जो विश्लेषकों को बेहतर व्याख्या, प्रस्तुति और विश्लेषण के लिए डेटा को पुनर्गठित करने में सक्षम बनाती है। ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके उपयोगकर्ता अपने डेटा से नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्राप्त करते हुए SPSS आउटपुट के भीतर तालिकाओं को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित कर सकते हैं। चाहे वह अकादमिक अनुसंधान, व्यवसाय विश्लेषण,
या डेटा विश्लेषण की आवश्यकता वाले किसी अन्य क्षेत्र के लिए हो, एसपीएसएस में ट्रांसपोजिशन डेटा संचालित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी उपकरण साबित होता है। निष्कर्ष में एसपीएसएस आउटपुट में पंक्तियों और स्तंभों को ट्रांसपोज करना शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए एक मौलिक कौशल है, जो उन्हें डेटा को प्रभावी ढंग से हेरफेर करने और सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में महारत हासिल करके छात्र और पेशेवर सांख्यिकीय विश्लेषण और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में एसपीएसएस की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। चिंतन और क्रिया 3.1.3 आपने अभी सीखा है कि एसपीएसएस आउटपुट के साथ काम करते समय कई गतिविधियां करना संभव है, जैसे परिणामों को ब्राउज करना, चयनित तालिका, पाठ चार्ट आदि को दिखाना या छिपाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्या एसपीएसएस आउटपुट व्यूअर में कुछ परिणामों को हटाए बिना छिपाना संभव हो सकता है? यदि हाँ, तो चयनित परिणामों को छिपाने के लिए क्या कदम है? शीर्षक: एसपीएसएस आउटपुट व्यूअर की खोज, बिना हटाए परिणाम छिपाना। सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में एसपीएसएस सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज जैसे उपकरण शोधकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों के लिए अपरिहार्य संपत्ति के रूप में काम करते हैं। एसपीएसएस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आउटपुट व्यूअर एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में खड़ा है, जहां विश्लेषण परिणाम प्रदर्शित होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा की अंतर्दृष्टि और व्याख्या प्रदान करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे एसपीएसएस की बारीकियों को समझने का काम सौंपा गया है, उसे आउटपुट व्यूअर के भीतर विभिन्न कार्यात्मकताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशिष्ट परिणामों को हटाए बिना छिपाने की क्षमता भी शामिल है। इस प्रतिबिंब में हम इस पहलू का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। इसमें शामिल चरणों और डेटा विश्लेषण के दायरे में इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। इसके मूल में एसपीएसएस आउटपुट व्यूअर को सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के परिणामों को समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे वह वर्णनात्मक आंकड़े हो, अनुमानात्मक परीक्षण हो या डेटा विजुअलाइजेशन हो, आउटपुट व्यूअर इन निष्कर्षों को एक संरचित प्रारूप में समेकित करता है। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां उपयोगकर्ताओं को कुछ परिणामों को अस्थायी रूप से छिपाना आवश्यक लग सकता है, या तो प्रस्तुतिकरण उद्देश्यों के लिए या विश्लेषण के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। स्थायी विलोपन के बिना परिणामों को छिपाने की यह क्षमता न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाती है, बल्कि कुशल डेटा अन्वेषण और व्याख्या की सुविधा भी देती है। तो क्या एसपीएसएस आउटपुट व्यूअर में कुछ परिणामों को हटाए बिना छिपाना संभव हो सकता है? उत्तर सकारात्मक है। एसपीएसएस कार्यक्षमताएं प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को आउटपुट के कुछ हिस्सों को चुनिंदा रूप से छिपाने या प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और विश्लेषण आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन और अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है। एसपीएसएस आउटपुट व्यूअर में चयनित परिणामों को छिपाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी को चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से नेविगेट करना होगा, जो इस प्रकार है। आउटपुट व्यूअर तक पहुंच, एसपीएसएस लॉन्च करे और आउटपुट व्यूअर खोले जिसमें वे परिणाम हो जिन्हें आप संशोधित करना चाहते हैं। इसमें आम तौर पर एसपीएसएस के भीतर विश्लेषण या प्रक्रियाएं चलाना और उत्पन्न आउटपुट की समीक्षा करना शामिल है। छिपाने के लिए परिणामों की पहचान करना, उन विशिष्ट तालिकाओं, चार्ट या टेक्स्ट आउटपुट की पहचान करने के लिए आउटपुट व्यूअर के माध्यम से स्कैन करें जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन तत्वों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। परिणामों का चयन करना, एक बार जब आप वांछित परिणामों की पहचान कर लें, तो एसपीएसएस द्वारा प्रदान की गई उचित विधि का उपयोग करके उनका चयन करने के लिए आगे बढ़े।
इसमें कई तत्वों को हाईलाइट करने के लिए क्लिक करना और खींचना या दक्षता के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना शामिल हो सकता है। छिपाने की कार्यक्षमता तक पहुंचना। चयनित वांछित परिणामों के साथ SPSS इंटरफेस के भीतर विकल्प या कमांड का पता लगाएं जो छिपाने की सुविधा देता है। यह कार्यक्षमता आमतौर पर आउटपुट व्यूअर के लिए विशिष्ट टूलबार या मेनू विकल्पों में पाई जाती है। छिपाने की क्रिया को निष्पादित करना। छिपाने की कार्यक्षमता का पता लगाने पर चयनित परिणामों को छिपाने के लिए कार्रवाई शुरू करें। SPSS कमांड को संसाधित करेगा, चयनित तत्वों को अंतर्निहित आउटपुट फाइल से हटाए बिना डिस्प्ले से अस्थायी रूप से हटा देगा। सत्यापन और समायोजन। परिणामों को छिपाने के बाद यह सत्यापित करने के लिए कुछ समय ले कि इच्छित तत्वों को सफलतापूर्वक छिपा दिया गया है। इस स्तर पर आप परिवर्तनों को अंतिम रूप देने से पहले कोई भी आवश्यक समायोजन या पुनर्विचार कर सकते हैं। संशोधित आउटपुट को सहेजना। वैकल्पिक आपके वर्कफ्लो और आवश्यकताओं के आधार पर आप भविष्य के संदर्भ या साझाकरण उद्देश्यों के लिए संशोधित आउटपुट को सहेजना चुन सकते हैं। SPSS अनुकूलता और पहुंच सुनिश्चित करते हुए आउटपुट व्यूअर को विभिन्न प्रारूपों में सहेजने के विकल्प प्रदान करता है। इन चरणों का पालन करके उपयोगकर्ता चयनित परिणामों को स्थायी रूप से हटाए बिना SPSS आउटपुट व्यूअर के भीतर प्रभावी ढंग से छिपा सकते हैं। यह क्षमता व्यक्तियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने विश्लेषण आउटपुट तैयार करने, निष्कर्षों के स्पष्ट संचार को बढ़ावा देने और केंद्रित डेटा अन्वेषण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। SPSS आउटपुट व्यूअर में परिणामों को छिपाने में सक्षम होने का महत्व डेटा प्रस्तुति, व्याख्या और सहयोग के लिए इसके निहितार्थ में निहित है। सबसे पहले, प्रस्तुति के दृष्टिकोण से कुछ परिणामों को छुपाने से प्रमुख निष्कर्षों का सुव्यवस्थित और केंद्रित प्रदर्शन संभव होता है, जिससे रिपोर्ट, प्रस्तुतियों या प्रकाशनों में स्पष्टता और सुसंगतता बढ़ती है। संपूर्ण आउटपुट के साथ दर्शकों को अभिभूत करने के बजाय शोधकर्ता सहायक विवरणों को छिपाते हुए सबसे प्रासंगिक जानकारी को उजागर कर सकते हैं, जो पाठकों को विचलित या भ्रमित कर सकते हैं। दूसरे, व्याख्या के संदर्भ में परिणामों को छिपाने की क्षमता शोधकर्ताओं को विश्लेषण के विशेष पहलुओं पर जोर देने, डेटा के भीतर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि या पैटर्न की ओर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। जानकारी को चुनिंदा रूप से प्रकट या छिपाकर विश्लेषक दर्शकों को विश्लेषण की कहानी के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे अंतर्निहित घटनाओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा परिणामों को हटाए बिना छिपाने की क्षमता अनुसंधान टीमों या हितधारकों के बीच चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर सहयोगात्मक वर्कफ्लो को बढ़ावा देती है। सहयोगात्मक सेटिंग में विभिन्न सदस्यों की उस विवरण के स्तर के संबंध में अलग-अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं, जिस पर वे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। गैरावश्यक परिणामों को छिपाकर टीमें संचार को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और साझा उद्देश्यों की दिशा में अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से संरेखित कर सकती हैं। इसके अलावा परिणामों को छिपाने का विकल्प अनुसंधान में प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप है। SPSS आउटपुट व्यूअर के भीतर सभी विश्लेषण आउटपुट को संरक्षित करके, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से छिपे हुए भी, शोधकर्ता अपनी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का एक व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। यह न केवल विश्लेषणों को दोहराने में सहायता करता है, बल्कि अनुसंधान प्रथाओं में जवाबदेही और कठोरता को भी बढ़ावा देता है। संक्षेप में, SPSS आउटपुट व्यूअर में परिणामों को बिना हटाए छिपाने की क्षमता एक मूल्यवान विशेषता है, जो डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के लचीलेपन, स्पष्टता और दक्षता को बढ़ाती है। निर्धारित चरणों का पालन करके और इस कार्यक्षमता के महत्व को समझकर उपयोगकर्ता SPSS का पूरी क्षमता से लाभ उठा सकते हैं,
जिससे उन्हें अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने में सशक्त बनाया जा सकता है। चिंतन और क्रिया 3.1.3 आपने अभी अभी सीखा है कि SPSS आउटपुट के साथ काम करते समय कई गतिविधियां करना संभव है, जैसे परिणामों को ब्राउज करना, चयनित तालिका पाठ चार्ट आदि को दिखाना या छिपाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्या SPSS आउटपुट व्यूअर में कुछ परिणामों को हटाए बिना छिपाना संभव हो सकता है? यदि हाँ, तो चयनित परिणामों को छिपाने के लिए क्या कदम है? शीर्षक SPSS आउटपुट व्यूअर की खोज, बिना हटाए परिणाम छिपाना। सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज जैसे उपकरण शोधकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों के लिए अपरिहार्य संपत्ति के रूप में काम करते हैं। SPSS पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आउटपुट व्यूअर एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में खड़ा है, जहां विश्लेषण परिणाम प्रदर्शित होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा की अंतर्दृष्टि और व्याख्या प्रदान करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे SPSS की बारीकियों को समझने का काम सौंपा गया है, उसे आउटपुट व्यूअर के भीतर विभिन्न कार्यात्मकताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशिष्ट परिणामों को हटाए बिना छिपाने की क्षमता भी शामिल है। इस प्रतिबिंब में हम इस पहलू का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। इसमें शामिल चरणों और डेटा विश्लेषण के दायरे में इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। इसके मूल में SPSS आउटपुट व्यूअर को सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के परिणामों को समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे वह वर्णनात्मक आंकड़े हो, अनुमानात्मक परीक्षण हो या डेटा विजुअलाइजेशन हो, आउटपुट व्यूअर इन निष्कर्षों को एक संरचित प्रारूप में समेकित करता है। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां उपयोगकर्ताओं को कुछ परिणामों को अस्थायी रूप से छिपाना आवश्यक लग सकता है, या तो प्रस्तुतिकरण उद्देश्यों के लिए या विश्लेषण के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। स्थायी विलोपन के बिना परिणामों को छिपाने की यह क्षमता न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाती है, बल्कि कुशल डेटा अन्वेषण और व्याख्या की सुविधा भी देती है। तो क्या SPSS आउटपुट व्यूअर में कुछ परिणामों को हटाए बिना छिपाना संभव हो सकता है? उत्तर सकारात्मक है। SPSS कार्यक्षमताएं प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को आउटपुट के कुछ हिस्सों को चुनिंदा रूप से छिपाने या प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और विश्लेषण आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन और अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है। SPSS आउटपुट व्यूअर में चयनित परिणामों को छिपाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी को चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से नेविगेट करना होगा, जो इस प्रकार है। आउटपुट व्यूअर तक पहुंच, SPSS लॉन्च करें और आउटपुट व्यूअर खोलें जिसमें वे परिणाम हो जिन्हें आप संशोधित करना चाहते हैं। इसमें आम तौर पर SPSS के भीतर विश्लेषण या प्रक्रियाएं चलाना और उत्पन्न आउटपुट की समीक्षा करना शामिल है। छिपाने के लिए परिणामों की पहचान करना, उन विशिष्ट तालिकाओं, चार्ट या टेक्स्ट आउटपुट की पहचान करने के लिए आउटपुट व्यूअर के माध्यम से स्कैन करें जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन तत्वों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। परिणामों का चयन करना, एक बार जब आप वांछित परिणामों की पहचान कर लें, तो SPSS द्वारा प्रदान की गई उचित विधि का उपयोग करके उनका चयन करने के लिए आगे बढ़े। इसमें कई तत्वों को हाईलाइट करने के लिए क्लिक करना और खींचना या दक्षता के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना शामिल हो सकता है। छिपाने की कार्यक्षमता तक पहुंचना, चयनित वांछित परिणामों के साथ SPSS इंटरफेस के भीतर विकल्प या कमांड का पता लगाएं जो छिपाने की सुविधा देता है। यह कार्यक्षमता आमतौर पर आउटपुट व्यूअर के लिए विशिष्ट टूलबार या मेनू विकल्पों में पाई जाती है। छिपाने की क्रिया को निष्पादित करना, छिपाने की कार्यक्षमता का पता लगाने पर चयनित परिणामों को छिपाने के लिए कार्रवाई शुरू करें।
SPSS कमांड को संसाधित करेगा, चयनित तत्वों को अंतर्निहित आउटपुट फाइल से हटाए बिना डिस्प्ले से अस्थायी रूप से हटा देगा। सत्यापन और समायोजन परिणामों को छिपाने के बाद यह सत्यापित करने के लिए कुछ समय ले कि इच्छित तत्वों को सफलतापूर्वक छिपा दिया गया है। इस स्तर पर आप परिवर्तनों को अंतिम रूप देने से पहले कोई भी आवश्यक समायोजन या पुनर्विचार कर सकते हैं। संशोधित आउटपुट को सहेजना वैकल्पिक आपके वर्कफ्लो और आवश्यकताओं के आधार पर आप भविष्य के संदर्भ या साझाकरण उद्देश्यों के लिए संशोधित आउटपुट को सहेजना चुन सकते हैं। SPSS अनुकूलता और पहुंच सुनिश्चित करते हुए आउटपुट व्यूअर को विभिन्न प्रारूपों में सहेजने के विकल्प प्रदान करता है। इन चरणों का पालन करके उपयोगकर्ता चयनित परिणामों को स्थायी रूप से हटाए बिना SPSS आउटपुट व्यूअर के भीतर प्रभावी ढंग से छिपा सकते हैं। यह क्षमता व्यक्तियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने विश्लेषण आउटपुट तैयार करने, निष्कर्षों के स्पष्ट संचार को बढ़ावा देने और केंद्रित डेटा अन्वेषण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। SPSS आउटपुट व्यूअर में परिणामों को छिपाने में सक्षम होने का महत्व डेटा प्रस्तुति, व्याख्या और सहयोग के लिए इसके निहितार्थ में निहित है। सबसे पहले, प्रस्तुति के दृष्टिकोण से कुछ परिणामों को छुपाने से प्रमुख निष्कर्षों का सुव्यवस्थित और केंद्रित प्रदर्शन संभव होता है, जिससे रिपोर्ट, प्रस्तुतियों या प्रकाशनों में स्पष्टता और सुसंगतता बढ़ती है। संपूर्ण आउटपुट के साथ दर्शकों को अभिभूत करने के बजाय शोधकर्ता सहायक विवरणों को छिपाते हुए सबसे प्रासंगिक जानकारी को उजागर कर सकते हैं, जो पाठकों को विचलित या भ्रमित कर सकते हैं। दूसरे, व्याख्या के संदर्भ में परिणामों को छिपाने की क्षमता शोधकर्ताओं को विश्लेषण के विशेष पहलुओं पर जोर देने, डेटा के भीतर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि या पैटर्न की ओर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। जानकारी को चुनिंदा रूप से प्रकट या छिपाकर विश्लेषक दर्शकों को विश्लेषण की कहानी के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे अंतर्निहित घटनाओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा परिणामों को हटाए बिना छिपाने की क्षमता अनुसंधान टीमों या हितधारकों के बीच चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर सहयोगात्मक वर्कफ्लो को बढ़ावा देती है। सहयोगात्मक सेटिंग में विभिन्न सदस्यों की उस विवरण के स्तर के संबंध में अलग-अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं, जिस पर वे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। गैरावश्यक परिणामों को छिपाकर टीमें संचार को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और साझा उद्देश्यों की दिशा में अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से संरेखित कर सकती हैं। इसके अलावा परिणामों को छिपाने का विकल्प अनुसंधान में प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप है। SPSS आउटपुट व्यूअर के भीतर सभी विश्लेषण आउटपुट को संरक्षित करके, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से छिपे हुए भी, शोधकर्ता अपनी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का एक व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। यह न केवल विश्लेषणों को दोहराने में सहायता करता है, बल्कि अनुसंधान प्रथाओं में जवाबदेही और कठोरता को भी बढ़ावा देता है। संक्षेप में, SPSS आउटपुट व्यूअर में परिणामों को बिना हटाए छिपाने की क्षमता एक मूल्यवान विशेषता है, जो डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के लचीलेपन, स्पष्टता और दक्षता को बढ़ाती है। निर्धारित चरणों का पालन करके और इस कार्यक्षमता के महत्व को समझकर उपयोगकर्ता SPSS का पूरी क्षमता से लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने में सशक्त बनाया जा सकता है। 31.5 SPSS आउटपुट को MS वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना। यदि आप अपनी रिपोर्ट में SPSS से तालिकाएं और चार्ट जोड़ना चाहते हैं, तो आप SPSS व्यूअर विंडो से उन्हें वर्ड दस्तावेज में कॉपी करके ऐसा कर सकते हैं। प्रक्रिया वही है, चाहे आप डेटा एडिटर से कॉपी कर रहे हों या आउटपुट व्यूअर विंडो में टेक्स्ट, टेबल और चार्ट से।
SPSS आउटपुट व्यूअर विंडो से टेक्स्ट, टेबल या चार्ट कॉपी करें या SPSS डेटा एडिटर से विंडोज क्लिपबोर्ड पर डेटा कॉपी करें। कॉपी किए गए डेटा, टेक्स्ट, टेबल या चार्ट को विंडोज क्लिपबोर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें। याद रखें कि डेटा या आउटपुट को कॉपी और पेस्ट करते समय दोनों प्रोग्राम खुले हों। SPSS डेटा विंडो से डेटा कॉपी करना। अपने SPSS डेटा एडिटर से डेटा को अपने वर्ड दस्तावेज में कॉपी करने के मार्गदर्शन के लिए चित्र 31.27 उदाहरण SPSS डेटा एडिटर देखें। आरंभ करने के लिए SPSS प्रोग्राम खोलें। फिर डेटा एडिटर में एक्सटेंशन .sov के साथ डेटा फाइल खोलें। डेटा की वे विशिष्ट पंक्तियां और कॉलम चुनें जिन्हें आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं। इसके बाद SPSS डेटा एडिटर विंडो में मेनू बार पर जाएं और संपादित करें और उसके बाद कॉपी करें चुनें। यह क्रिया चयनित डेटा को विंडोज क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर देगी। अब वर्ड प्रोग्राम लॉन्च करें। वर्ड दस्तावेज खोलें जहां आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं और जहां आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। उस पृष्ठ और पैराग्राफ का चयन करें जहां आप डेटा दिखाना चाहते हैं और सम्मिलन बिंदु की स्थिति के लिए माउस पर क्लिक करें। वर्ड विंडो में मेनू बार पर जाएं और अपनी पसंद के आधार पर संपादित करें और उसके बाद पेस्ट या पेस्ट स्पेशल चुनें। यदि आप पेस्ट स्पेशल चुनते हैं तो स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में जैसा के अंतर्गत अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चुनें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। डेटा अब विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में सम्मिलन बिंदु पर चिपकाया जाएगा। चित्र 31.28 विशेष चिपकाएं। आप अपने वर्ड दस्तावेज में डेटा या उसके दिखने का तरीका बदल सकते हैं। चित्र 31.29 SPSS डेटा एडिटर से वर्ड दस्तावेज में डेटा कॉपी किया गया। SPSS आउटपुट व्यूअर से टेक्स्ट या टेबल्स की प्रतिलिपि बनाना। हम 3 प्रारूपों की व्याख्या करेंगे। A. चित्र, B. स्वरूपित पाठ RTF और C. अस्वरूपित पाठ। हम भी 3 चरणों से गुजरेंगे। A. चयन, B. कॉपी और C. पेस्ट। आप एकाधिक आइटम या एकल आइटम कॉपी कर सकते हैं। स्टेज आए, SPSS आउटपुट विंडो से आइटम का चयन करें। SPSS खोलें। डेटा संपादक में अपनी डेटा फाइल खोलें। .sov के साथ समाप्त होती है। सांख्यिकीय प्रक्रिया चलाएं। आउटपुट SPSS आउटपुट व्यूअर में दिखाई देगा। यदि आपने आउटपुट को पहले से ही फाइल में सहेजा है, .spo के साथ समाप्त होता है, तो इसे SPSS डेटा एडिटर मेनू में फाइल ओपन आउटपुट का उपयोग करके खोलें। चित्र 31.30 SPSS विंडो मेनू बार से आइटम चुनना। आउटपुट व्यूअर विंडो के आउटलाइन अनुभाग में या तो एक आइटम जैसे टेबल, टेक्स्ट या चार्ट या कई आइटम जैसे टेबल, टेक्स्ट या चार्ट चुनें जिन पर आप क्लिक करके डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं। अब चयनित तालिका, पाठ या चार्ट दोहराव के लिए सेट किए गए हैं। चित्र 31.31 SPSS विंडो मेनू बार से एकल आइटम चुनना। चरण 2 SPSS आउटपुट विंडो से आइटम, पाठ, तालिका, चार्ट की नकल बनाना। किसी एकल आइटम को डुप्लिकेट करने के लिए जिस टेक्स्ट, तालिका या चार्ट को आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं, उसे चुनने के बाद SPSS आउटपुट विंडो के मेनू बार से एडिट कॉपी कमांड चुनें। चुना गया आइटम अब विंडोज क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया गया है। एकाधिक आइटमों की नकल करने के लिए एकाधिक वस्तुओं जैसे टेक्स्ट, टेबल या चार्ट की नकल करने के लिए मेनू बार पर एडिट कॉपी ऑब्जेक्ट्स कमांड का उपयोग करें। चयनित आइटम अब विंडोज क्लिपबोर्ड पर कॉपी किए गए हैं। स्टेज 3 टेक्स्ट, टेबल, चार्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना। आरंभ करने के लिए अपना वर्ड प्रोग्राम और वह दस्तावेज खोलें जहां आप काम कर रहे हैं।
उस विशिष्ट पाठ या आइटम का चयन करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। अपने कर्सर को वहां रखें जहां आप उसे रखना चाहते हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं की प्रतिलिपि बनाना। टेक्स्ट के लिए, यदि वह टेक्स्ट है जिसे आप कॉपी कर रहे हैं, तो मेनू बार से एडिट प्लस पेस्ट कमांड का उपयोग करें। टेक्स्ट अब विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कर्सर स्थिति पर चिपकाया जाएगा। फिर आप आवश्यकतानुसार संपादन कर सकते हैं। तालिकाओं के लिए, यदि आइटम एक तालिका है, तो मेनू बार से संपादन प्लस पेस्ट विशेष कमांड चुनें। यह क्रिया 3 विकल्पों के साथ पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स लाएगी। चित्र 31.32 टेबल आइटम डालने के लिए विशेष चिपकाएं। स्वरूपित पाठ आरटीएफ के रूप में तालिका संवाद बॉक्स में जैसा अनुभाग के अंतर्गत स्वरूपित पाठ आरटीएफ का चयन करें। ओके बटन पर क्लिक करें। तालिका अब विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कर्सर स्थिति पर कॉपी की जाएगी। तालिकाओं को स्वरूपित पाठ के रूप में कॉपी करने से आपके वर्ड दस्तावेज में आसान संपादन और पुनः स्वरूपण की अनुमति मिलती है। हालांकि यदि आवश्यक हो तो तालिका के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। चित्र 3। विभिन्न प्रारूपों में वर्णनात्मक सांख्यिकी। तालिका को स्वरूपित पाठ में प्राप्त करने के लिए संवाद बॉक्स में अस बॉक्स के अंतर्गत अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चुनें। ओके बटन पर क्लिक करें। तालिका को विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कॉपी किया जाएगा जहां कर्सर है। यदि आवश्यक हो तो आप तालिका में परिवर्तन कर सकते हैं। कॉलमों को सही ढंग से संरेखित करने के लिए आवश्यकतानुसार टैब समायोजित करें। चित्र 3। अस्वरूपित पाठ में वर्णनात्मक आंकड़े। तालिका को चित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए संवाद बॉक्स में जैसा बॉक्स के अंतर्गत चित्र चुनें। ओके बटन पर क्लिक करें। तालिका को विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कॉपी किया जाएगा जहां कर्सर है। तालिका को ग्राफिक क्लिप के रूप में कॉपी किया जाएगा, इसलिए अब आप तालिका में टेक्स्ट को संपादित नहीं कर सकते। लेआउट, फॉन्ट आकार, शैली और कोई भी बॉक्स वर्ण स्वचालित रूप से संरक्षित किए जाएंगे। आप वर्ड दस्तावेज में ग्राफिक का आकार बदल सकते हैं और उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि जब आप वर्ड में ग्राफिक को संपादित करते हैं तो कुछ जानकारी खो सकती है। इसलिए यदि आपको शीर्षक, लेबल या अन्य स्वरूपण बदलने की आवश्यकता है तो इसे SPSS आउटपुट व्यूअर विंडो में करना बेहतर है, जैसा कि अनुभाग 32.3 में बताया गया है। चार्ट आइटम चिपकाने के लिए इन चरणों का पालन करें। चार्ट आइटम का चयन करना। यदि आप चार्ट आइटम चिपका रहे हैं तो मेनू बार पर जाएं और संपादित करें चुनें, फिर विशेष चिपकाए चुनें। यह 3 विकल्पों के साथ एक संवाद बॉक्स खोलता है: चित्र, मेटाफाइल, ऑब्जेक्ट, चित्र और बिटमैप। आपकी पसंद के बावजूद आप आकार बदलने के अलावा वर्ड में चिपकाए गए आइटम को संपादित नहीं कर सकते। इसलिए इस पाठ में हम केवल चित्र के रूप में चिपकाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चित्र के रूप में चिपकाना। संवाद बॉक्स में जैसा बॉक्स के अंतर्गत चित्र का चयन करें, फिर ठीक पर क्लिक करें। यह क्रिया चार्ट को विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कॉपी करती है जहां आपका कर्सर रखा गया है। चार्ट एक स्वतंत्र ग्राफिक बन जाता है, जिसका अर्थ है कि अब आप इसके भीतर के पाठ को संपादित नहीं कर सकते। हालांकि लेआउट, फॉन्ट आकार, शैली और कोई भी बॉक्स वर्ण समान रहते हैं। आप अपने वर्ड दस्तावेज में ग्राफिक का आकार बदल सकते हैं और उसे स्थान दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको शीर्षक या लेबल जैसे पाठ या तालिका तत्वों को संपादित करने की आवश्यकता है, तो इसे SPSS आउटपुट व्यूअर विंडो में करना बेहतर है, जैसा कि अनुभाग 32.2 में बताया गया है। एकाधिक आइटम चिपकाना।
एकाधिक आइटम चिपकाने के लिए एकाधिक आइटम चुनें। सबसे पहले, जैसा कि पहले बताया गया है, एकाधिक आइटम चुनें। आइटम कॉपी करें। चयनित आइटम कॉपी करें। पेस्ट कमांड, वर्ड विंडो के मेनू बार पर जाएं और एडिट चुनें, फिर पेस्ट करें। यह क्रिया प्रविष्टि बिंदु पर ऑब्जेक्ट को विंडोज क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में कॉपी करती है। चिंतन और क्रिया 3.1.4 इसमें बताया गया है कि एसपीएसएस द्वारा उत्पन्न आइटम को अपनी रिपोर्ट में कैसे कॉपी करें। वह एमएस वर्ड में है। निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। एसपीएसएस आउटपुट को आपके वर्ड और दस्तावेज में कॉपी करने के 3 प्रमुख चरण क्या है? एसपीएसएस आउटपुट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक सामान्य कार्य है, खासकर जब रिपोर्ट या पेपर तैयार करते समय एसपीएसएस में किए गए सांख्यिकीय विश्लेषणों के एकीकरण की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं कि आउटपुट वर्ड दस्तावेज में सटीक रूप से दर्शाया गया है। यहाँ मैं इस प्रक्रिया में शामिल 3 प्रमुख चरणों की रूपरेखा तैयार करूंगा। व्यापक समझ प्रदान करने के लिए प्रत्येक चरण का विस्तार से वर्णन करूंगा। एसपीएसएस में आउटपुट उत्पन्न करना। एसपीएसएस आउटपुट को वर्ड दस्तावेज में कॉपी करने का पहला चरण एसपीएसएस वातावरण के भीतर वांछित आउटपुट उत्पन्न करना है। इसमें आम तौर पर सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे वर्णनात्मक आंकड़े, अनुमानात्मक परीक्षण, प्रतिगमन विश्लेषण या अनुसंधान प्रश्न या परिकल्पना की जांच से संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया शामिल होती है। एसपीएसएस इन विश्लेषणों को करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं को चर निर्दिष्ट करने, उचित सांख्यिकीय परीक्षण चुनने और आउटपुट विकल्पों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। एसपीएसएस में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर इन चरणों का पालन करते हैं। डेटा आयात करना या दर्ज करना। कोई भी विश्लेषण करने से पहले शोधकर्ताओं को अपना डेटा एसपीएसएस में आयात करना होगा या इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा। एसपीएसएस विभिन्न डेटा प्रारूपों का समर्थन करता है और डेटा सफाई और परिवर्तन के लिए उपकरण प्रदान करता है। विश्लेषण प्रक्रियाओं का चयन। अनुसंधान उद्देश्यों के आधार पर उपयोगकर्ता मेनू से या सिंटैक्स कमांड दर्ज करके उचित विश्लेषण प्रक्रियाओं का चयन करते हैं। एसपीएसएस बुनियादी वर्णनात्मक आंकड़ों से लेकर उन्नत बहुभिन्नरूपी विश्लेषणों तक सांख्यिकीय तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। आउटपुट विकल्पों को कॉन्फ़िगर करना। एक बार विश्लेषण निर्दिष्ट हो जाने पर उपयोगकर्ता आउटपुट विंडो में प्रदर्शित होने वाली जानकारी को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट विकल्पों को अनुकूलित कर सकते हैं। इसमें विशिष्ट आंकड़ों का अनुरोध करना, फॉर्मेटिंग प्राथमिकताओं को समायोजित करना या आउटपुट को विभिन्न फाइल स्वरूपों में सहेजना शामिल हो सकता है। विश्लेषण निष्पादित करने के बाद एसपीएसएस टेबल, चार्ट और सिंटैक्स कमांड के रूप में आउटपुट उत्पन्न करता है, जो आउटपुट विंडो में प्रदर्शित होते हैं। यह आउटपुट आगे के विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। एसपीएसएस में आउटपुट फॉर्मेट करना। दूसरे चरण में स्पष्टता, पठनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसएस वातावरण के भीतर आउटपुट को प्रारूपित करना शामिल है। जबकि एसपीएसएस आउटपुट तालिकाओं और चार्ट के लिए डिफ़ॉल्ट स्वरूपन प्रदान करता है, उपयोगकर्ताओं को अक्सर विशिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताओं या शैलीगत प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपस्थिति को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। एसपीएसएस में फॉर्मेटिंग विकल्पों में शामिल है तालिका गुणों को समायोजित करना। उपयोगकर्ता कॉलम का आकार बदलकर, पंक्ति की ऊंचाई समायोजित करके, फॉन्ट बदलकर और सेल शेडिंग या बॉर्डर लागू करके तालिकाओं की उपस्थिति को संशोधित कर सकते हैं। ये समायोजन डेटा की दृश्य प्रस्तुति को बेहतर बनाने और व्याख्या करना आसान बनाने में मदद करते हैं। शीर्षक और कैप्शन जोड़ना।
संदर्भ प्रदान करने और उनके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए वर्णनात्मक शीर्षक और कैप्शन को तालिकाओं और चार्ट में जोड़ा जा सकता है। इससे पाठकों को प्रस्तुत जानकारी के महत्व को समझने में मदद मिलती है और यह शोध प्रश्न से कैसे संबंधित है। नोट्स और एनोटेशन सहित शोधकर्ताओं को मुख्य निष्कर्षों को उजागर करने, पद्धति संबंधी विचारों पर चर्चा करने या विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करने के लिए व्याख्यात्मक नोट्स या एनोटेशन जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। SPSS उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट बॉक्स या टिप्पणियों को सीधे आउटपुट विंडो में डालने की अनुमति देता है। SPSS में आउटपुट को फॉर्मेट करके उपयोगकर्ता इसकी प्रस्तुति को बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है। यह कदम पेशेवर दिखने वाली रिपोर्ट और कागजात बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो अकादमिक मानकों और सम्मेलनों का पालन करते हैं। आउटपुट को वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना। अंतिम चरण में रिपोर्ट या पेपर में शामिल करने के लिए SPSS से स्वरूपित आउटपुट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना शामिल है। हालांकि यह सीधा लग सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य कई बातें हैं कि कॉपी किया गया आउटपुट अपनी फॉर्मेटिंग और पठनीयता बनाए रखता है। इस प्रक्रिया में आम तौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। वांछित आउटपुट का चयन करना। आउटपुट की प्रतिलिपि बनाने से पहले उपयोगकर्ताओं को पहले उन विशिष्ट तालिकाओं, चार्ट या टेक्स्ट का चयन करना होगा जिन्हें वे वर्ड दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं। इसमें सामग्री को हाईलाइट करने के लिए क्लिक करना और खींचना या संपूर्ण तालिकाओं या पैराग्राफों का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना शामिल हो सकता है। चयनित सामग्री की प्रतिलिपि बनाना। एक बार वांछित आउटपुट का चयन हो जाने पर उपयोगकर्ता इसे राइट क्लिक करके और कॉपी विकल्प चुनकर या कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C का उपयोग करके क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से SPSS आउटपुट को सीधे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए एक अंतर्निहित विकल्प प्रदान कर सकता है। वर्ड में पेस्ट करना। सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के बाद उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर स्विच करते हैं जहां वे आउटपुट डालना चाहते हैं। फिर वे क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई सामग्री को राइट क्लिक करके और पेस्ट विकल्प चुनकर या कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड अपने मूल स्वरूपण को बरकरार रखते हुए सामग्री को कर्सर की स्थिति में सम्मिलित करेगा। जबकि SPSS आउटपुट को वर्ड में पेस्ट करना अपेक्षाकृत सरल है, उपयोगकर्ताओं को संभावित समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए जो उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे फॉर्मेटिंग विसंगतियां, आउटपुट की जटिलता और SPSS में चुने गए फॉर्मेटिंग विकल्पों के आधार पर कॉपी की गई सामग्री हमेशा वैसी ही दिखाई नहीं दे सकती जैसी वह मूल दस्तावेज में दिखाई देती थी। उपयोगकर्ताओं को एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ड में फॉर्मेटिंग सेटिंग्स को मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका लेआउट। SPSS से वर्ड में कॉपी की गई तालिकाओं को पृष्ठ की चौड़ाई में फिट करने या आसपास के पाठ के साथ संरेखित करने के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता कॉलम का आकार बदलने, पंक्ति की ऊंचाई समायोजित करने या तालिकाओं को कई पृष्ठों में विभाजित करने के लिए वर्ड के टेबल हेरफेर टूल का उपयोग कर सकते हैं। चार्ट रिजोल्यूशन। SPSS से कॉपी किए गए चार्ट वर्ड में चिपकाए जाने पर रिजोल्यूशन या स्पष्टता खो सकते हैं, खासकर यदि उनमें जटिल विवरण या छोटा पाठ हो। उपयोगकर्ता प्रतिलिपि बनाने से पहले SPSS में चार्ट आकार को समायोजित करके या पठनीयता में सुधार के लिए वर्ड में चिपकाए गए चार्ट का आकार बदलकर इस समस्या को कम कर सकते हैं। इन चरणों और विचारों का पालन करके उपयोगकर्ता इसके स्वरूपण को संरक्षित करते हुए और पठनीयता सुनिश्चित करते हुए SPSS आउटपुट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में प्रभावी ढंग से कॉपी कर सकते हैं।
यह लिखित रिपोर्टों और कागजात में सांख्यिकीय विश्लेषण परिणामों के निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है, जिससे शोध निष्कर्षों की समग्र प्रस्तुति और प्रभाव में वृद्धि होती है। अंत में SPSS आउटपुट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कॉपी करने में 3 प्रमुख चरण शामिल होते हैं। SPSS में आउटपुट उत्पन्न करना, SPSS के भीतर आउटपुट को फॉर्मेट करना और फॉर्मेटेड आउटपुट को वर्ड में कॉपी करना। प्रत्येक चरण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतिम दस्तावेज में आउटपुट का सटीक प्रतिनिधित्व और प्रभावी ढंग से संचार किया गया है। सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके और संभावित मुद्दों पर विचार करके उपयोगकर्ता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और पेशेवर दिखने वाली रिपोर्ट और पेपर बना सकते हैं, जो उनके सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हैं। चिंतन और कार्रवाई 31.4 इसमें बताया गया है कि SPSS द्वारा उत्पन्न आइटम को अपनी रिपोर्ट में कैसे कॉपी करें। वह MS वर्ड में है। निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। मान लीजिए आप SPSS आउटपुट विंडो से एक चार्ट को वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना चाहते हैं। इसमें शामिल चरणों को लिखें। शीर्षक: SPSS चार्ट को MS वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना, एक व्यापक गाइड। SPSS आउटपुट से चार्ट को वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए एक सामान्य कार्य है, विशेष रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए SPSS और रिपोर्ट लेखन के लिए MS वर्ड का उपयोग करने वालों के लिए। यह प्रक्रिया लिखित रिपोर्ट में डेटा के दृश्य प्रतिनिधित्व के निर्बाध एकीकरण की अनुमति देती है, जिससे संचार की स्पष्टता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इस गाइड में हम SPSS चार्ट को MS वर्ड में कॉपी करने की चरण दर चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित होगी। चरण 1: SPSS में वांछित चार्ट तैयार करें। किसी चार्ट को MS वर्ड में कॉपी करने से पहले SPSS में वांछित चार्ट बनाना आवश्यक है। SPSS डेटा की प्रकृति और विश्लेषण आवश्यकताओं के आधार पर बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और बहुत कुछ सहित विभिन्न चार्ट विकल्प प्रदान करता है। SPSS में एक चार्ट तैयार करने के लिए इन बुनियादी चरणों का पालन करें। प्रासंगिक डेटासेट वाली SPSS डेटा फाइल खोलें। SPSS विंडो के शीर्ष पर ग्राफ मेनू पर जाएं। डेटा और विश्लेषण लक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त चार्ट प्रकार चुनें। आवश्यकतानुसार चर, लेबल, शीर्षक, रंग और अन्य स्वरूपण विकल्पों सहित चार्ट सेटिंग्स को अनुकूलित करें। SPSS आउटपुट विंडो के भीतर चार्ट तैयार करने के लिए OK या लागू करें पर क्लिक करें। अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि चार्ट स्पष्ट, ठीक से लेबल किया हुआ और देखने में आकर्षक हो। चरण 2: SPSS में चार्ट का चयन करें और कॉपी करें। एक बार जब वांछित चार्ट SPSS आउटपुट विंडो में प्रदर्शित हो जाता है, तो इसे MS वर्ड दस्तावेज में प्रविष्टि के लिए चुना और कॉपी किया जा सकता है। SPSS में चार्ट को चुनने और कॉपी करने के लिए इन चरणों का पालन करें। कर्सर को SPSS आउटपुट विंडो के भीतर रखें, विशेष रूप से उस चार्ट पर जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। इसे चुनने के लिए चार्ट पर क्लिक करें। चार्ट हाईलाइट हो सकता है या बाउंडिंग बॉक्स से घिरा हो सकता है, जो दर्शाता है कि यह चयनित है। मानक कॉपी कमांड का उपयोग करें, या तो चयनित चार्ट पर राइट क्लिक करके और संदर्भ मेनू से कॉपी चुनें या कीबोर्ड पर Ctrl+C दबाकर। सुनिश्चित करें कि चार्ट को सटीक रूप से कॉपी किया गया है, जिसमें सभी तत्वों और विवरणों को विरूपण या जानकारी की हानि के बिना कैप्चर किया गया है। चरण 3: चार्ट को MS वर्ड में चिपकाएं। चार्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के साथ अगला कदम इसे MS वर्ड दस्तावेज में पेस्ट करना है। MS वर्ड में चार्ट सम्मिलित करने के लिए इन चरणों का पालन करें। MS वर्ड दस्तावेज खोलें जहां आप SPSS चार्ट सम्मिलित करना चाहते हैं।
कर्सर को दस्तावेज के भीतर वांछित स्थान पर रखें जहां चार्ट दिखाई देना चाहिए। मानक पेस्ट कमांड का उपयोग करें, या तो सम्मिलन बिंदु पर राइट क्लिक करके और संदर्भ मेनू से पेस्ट चुनें या कीबोर्ड पर Ctrl+V दबाकर। SPSS से कॉपी किया गया चार्ट MS वर्ड दस्तावेज में एक छवि ऑब्जेक्ट के रूप में चिपकाया जाएगा, इसकी दृश्य उपस्थिति और स्वरूपण को बरकरार रखते हुए। चरण 4, चार्ट का आकार बदलें और प्रारूपित करें यदि आवश्यक हो। एक बार चार्ट को MS वर्ड दस्तावेज में डालने के बाद इसे दस्तावेज लेआउट में फिट करने या समग्र डिजाइन सौंदर्य शास्त्र से मेल खाने के लिए आकार बदलने या अतिरिक्त स्वरूपण की आवश्यकता हो सकती है। MS वर्ड में चार्ट का आकार बदलने और प्रारूपित करने के लिए इन चरणों का पालन करें। इसे चुनने के लिए चिपकाए गए चार्ट पर क्लिक करें। चार्ट के किनारों के आसपास हैंडल या आकार बदलने वाले बिंदु दिखाई देंगे। आवश्यकतानुसार चार्ट का आकार बदलने के लिए हैंडल को अंदर या बाहर की ओर खींचें। विकृति को रोकने के लिए अनुपात बनाए रखें। चार्ट के स्वरूप को और अधिक अनुकूलित करने के लिए MS वर्ड में उपलब्ध फॉर्मेटिंग विकल्पों का उपयोग करें। इसमें दस्तावेज शैली के साथ संरेखित करने के लिए रंग, फ़ॉन्ट, बॉर्डर और अन्य दृश्य तत्वों को समायोजित करना शामिल हो सकता है। सुनिश्चित करें कि संशोधित और स्वरूपित चार्ट आसपास के पाठ को पूरक करता है और दस्तावेज की समग्र प्रस्तुति को बढ़ाता है। चरण 5, दस्तावेज को अंतिम रूप दें और समीक्षा करें। MS वर्ड दस्तावेज में SPSS चार्ट डालने और फॉर्मेट करने के बाद सटीकता, सुसंगतता और पूर्णता के लिए पूरे दस्तावेज की समीक्षा करने के लिए समय निकालें। पाठ के भीतर चार्ट के एकीकरण पर ध्यान दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह कथा का समर्थन करता है और पाठक के लिए समझ को बढ़ाता है। वांछित प्रस्तुति गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए चार्ट प्लेसमेंट, लेबलिंग या फॉर्मेटिंग सहित दस्तावेज में कोई भी आवश्यक संशोधन या समायोजन करें। चरण 6, दस्तावेज सहेजें और साझा करें। एक बार दस्तावेज को अंतिम रूप देने और समीक्षा करने के बाद परिवर्तनों को संरक्षित करने और विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ संगतता सुनिश्चित करने के लिए इसे वांछित फाइल प्रारूप जैसे .docs में सहेजें। सहयोग या फीडबैक के लिए दस्तावेज को सहकर्मियों, पर्यवेक्षकों या अन्य हितधारकों के साथ साझा करने पर विचार करें। इन चरणों का पालन करके आप SPSS में उत्पन्न चार्ट को MS वर्ड दस्तावेजों में प्रभावी ढंग से कॉपी कर सकते हैं, जिससे लिखित रिपोर्ट और प्रस्तुतियों में सांख्यिकीय निष्कर्षों और दृश्य प्रतिनिधित्व के एकीकरण की सुविधा मिलती है। 31.6 निष्कर्ष। अपनी रिपोर्ट में SPSS का उपयोग करके बनाए गए टेक्स्ट, तालिकाओं और चार्ट को प्रस्तुत करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। इससे आपकी रिपोर्ट को आपके पाठकों के लिए पढ़ना, विश्लेषण करना और समझना आसान हो जाता है। चार्ट का उपयोग करना जानकारी का बेहतर विश्लेषण करने का एक शानदार तरीका है। SPSS आपको विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाने की सुविधा देता है। इस अनुभाग में हमने आपको सरल पाई चार्ट और बार चार्ट बनाने और बदलने का तरीका दिखाया। SPSS कमांड वैसे ही है जैसे आप अपने वर्ड प्रोसेसर में उपयोग करते हैं। वे आसान, इंटरैक्टिव और सामान्य है। विभिन्न चार्टों को आजमाने से आपको SPSS का उपयोग करने में अच्छा होने में मदद मिलेगी। आप आउटपुट व्यूअर विंडो का उपयोग करके अपनी तालिकाओं को बेहतर बना सकते हैं। आप तालिकाओं का क्रम बदल सकते हैं, चीजें जोड़ या हटा सकते हैं, अपना आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं और इसे अपनी MS वर्ड रिपोर्ट में कॉपी कर सकते हैं। किसी प्रक्रिया को चलाने से पहले आप सेटिंग्स को समायोजित करने और अपनी तालिकाओं को वैसा दिखने के लिए ड्राफ्ट व्यूअर विंडो का उपयोग कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। पिवट टेबल अधिक इंटरैक्टिव है। वे तालिकाओं में प्रयुक्त सांख्यिकीय शब्दों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। आप कॉलम और पंक्तियों को स्विच करके उनका क्रम बदलकर
सेल को दिखाकर या छिपाकर, और लेबल को समूहीकृत या असमूहीकृत करके तालिकाओं का स्वरूप भी बदल सकते हैं। हमने यह भी कवर किया कि SPSS से सीधे MS वर्ड में टेक्स्ट, टेबल और चार्ट को कैसे कॉपी किया जाए। इससे आपका समय बचता है और अपनी रिपोर्ट टाइप करते समय गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। याद रखें, SPSS में बुनियादी से लेकर उन्नत तक कई सांख्यिकीय प्रक्रियाएं हैं। हमने यहाँ सब कुछ शामिल नहीं किया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको SPSS से परिचित कराना है।